क्वेश्चन सॉल्विंग गाइस बची हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अपन थोड़ा सा बाद में करते, पहले यहाँ पे सब लोग देख लो, एक मिनट जरा। उसके पहले एक दो तीन में जस्ट रिवीजन करवा देता हूँ कि क्या मैंने अभी तक पढ़ाया था, आपको क्या याद रखना है, ठीक है। गाइस गाइस गाइस, पहले तो मुझे बताओ, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे, याद होगा आपको? कौन से दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे? ठीक है, हीट, जो हीट होती है डेल्टा क्यू हीट होती है, वो क्या होती है? मतलब एक एक सिंपल सी बात है, दो फॉर्मूलेज, एम एस डेल्टा टी, ठीक है, वेर एस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये कब रहेगा, ये कब रहेगा? एक ही स्टेट, मतलब जो स्टेट होगी वो चेंज नहीं होगी, फेज चेंज नहीं होगा, सेम फेज, मतलब वाटर टू वाटर, मतलब लिक्विड तो लिक्विड रहेगा, सॉलिड तो सॉलिड रहेगा। मतलब एक सॉलिड दिया मैंने, एक मेटल दिया, जैसे कॉपर दिया, और मुझे बोला ये चलो कॉपर का टेम्परेचर चेंज करना है, तो कॉपर कॉपर ही अभी तक मेल्ट नहीं हुआ है, वो कॉपर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो वो सेम स्टेट सेम फेज के लिए, ठीक है। तो ये सेम फेज में ये फॉर्मूला काम में आता है, ध्यान में रखना, ठीक है। और जब फेज चेंज होता है तो कितनी हीट, ml, और वेर एल इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। इसमें फेज चेंज, मुझे बताओ फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज होता है क्या? ध्यान में रखना, देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, नो देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे, तो इसलिए डेल्टा टी का यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है। फिर एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड टू सॉलिड एंड लिक्विड टू वेपर, या वेपर टू लिक्विड, वाइस वर्सा, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, एक को फ्यूजन बोलते हैं, दूसरे को वेपराइजेशन बोलते हैं, पर लेटेंट हीट ही होता है वो, ठीक है। और मैंने कुछ वैल्यूज आपको याद रखने के लिए बोली थी, याद है सबको? फिर मैंने ये बोला था आपको, 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल, हीट जो होती है वो मेजर होती है जूल में, राइट, एनर्जी है वो, राइट। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना, 4.2, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4.2 4.18 वगैरह होता है, लेकिन अपने को कोई नहीं, अपने को 4.1 4.2 जूल लेने का, ठीक है। फिर कुछ कुछ जगह का, जैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, याद करो क्या था, 4200, राइट। अब यहाँ पे देखो, जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, इस तरीके से होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लेट्स से आइस क्या रहेगा, 2100, ये कुछ कुछ वैल्यूज आपको, मतलब आप कैलोरी में भी याद रख सकते हो, बिल्कुल कैलोरी में भी याद रख सकते हो। यहाँ पे 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी, एस ऑफ आइस। फिर किसने बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो 3.36 इंटू 10⁵ होता है, राइट, जूल पर केजी। ये कुछ वैल्यूज आप याद रख सकते हो, ठीक है, या 80 कैलोरी पर ग्राम वगैरह, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया जाएगा, टेंशन मत लो, बट रख लो याद, क्योंकि कभी कभी आपको, कभी कभी होता है स्टाइल मारते हैं आप लोग, कोई बोलेगा सर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वगैरह, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बाद में पूछूंगा, उसका आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हो ऐसे, ठीक है, लोगों को, मतलब कॉमन लोगों को, जनरल पब्लिक को खुश करना है, ठीक है, उसके लिए। अब ये हो गया नॉर्मल वाला चीज, राइट। फिर मैंने आपको बोला था कि एक चीज आपको जो दिमाग में रखनी थी गाइस, हीट लॉस एंड हीट गेन। एक चीज ध्यान में रखना, प्रॉब्लम क्या होता है, डेल्टा टी, हम लोग हमेशा बोलते हैं डेल्टा टी होता क्या है गाइस, डेल्टा टी को फाइनल माइनस इनिशियल बोल सकते हैं, टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, और डेल्टा टी को इनिशियल माइनस फाइनल दोनों बोल सकते हैं। मुझे बता कौन सा राइट है इसमें, कौन सा राइट है? ये राइट है, फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट, गाइस बोथ राइट। क्यों? मैंने आपको एकदम सिंपल सी बात बोली थी, एक लॉजिक लगाओ, मुझे तो डेल्टा टी पॉजिटिव रखना है, सपोज आई वांट टू कीप डेल्टा टी पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव रखना है, तो मुझे बताओ इस केस में फाइनल बड़ा होना चाहिए इनिशियल से, इस केस में फाइनल बड़ा होना चाहिए इनिशियल से, ये आपको समझ में आ रहा है इक्वेशन? फाइनल बड़ा होगा इनिशियल से तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे डेल्टा टी पॉजिटिव रखना है तो इनिशियल बड़ा होना चाहिए फाइनल से, ये आपको सबको समझ में आ रहा है? अब एक बार बताओ मुझे, डेल्टा टी पॉजिटिव है मतलब फाइनल बड़ा होना चाहिए इनिशियल से, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, फाइनल बड़ा है इनिशियल, इनिशियल से फाइनल बड़ा है, इसका मतलब मैंने टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया ना, टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ता कभी, मुझे तो कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कब बढ़ता है, सब लोग सुना है आप, कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट दिया आपको, मैंने बोला पेन, उसका टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब हीट गेन होगा, मैं उसको हीट दूंगा, हीट गेन होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो केस मैंने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं हीट गेन, मतलब एनर्जी गेन। ठीक है, अब मुझे बताओ टेम्परेचर इनिशियल ज्यादा है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर उसका ज्यादा था, फाइनल कम हो गया, मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया बॉडी का। टेम्परेचर कम कब होगा भाई बॉडी का, कॉमन सेंस लगाओ भाई, कॉमन सेंस बोलते हैं उसको, हीट लॉस। तो एक चीज ध्यान में रखना, हीट लॉस में इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, हीट गेन में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ये सबको समझ में आ रहा है गाइस, ये सबको समझ में आ रहा है। ये जो रूल है, ये जो रूल मैंने यहाँ पे आपको बताया, जो ग्रीन में यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल को आपने सपोज कर लिया तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आज मैं इसे एक अराउंड 5-6 टाइप के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। और गाइस सब लोग ध्यान में रखना, अरे एम एस डेल्टा टी में सेम फेज, फेज चेंज कहाँ पे लिखा है, देखो ना, एम एस डेल्टा टी में सेम फेज है, कुछ अलग अलग क्वेश्चन मत पूछो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चाहिए तो ये सब चीज जो है आप एक क्विकली लिख भी सकते हो, मतलब हर एक चीज आपके दिमाग में आ जाए फटाफट। और मैं आज आपको मतलब वन वन आवर था, आज मैं जल्दी छोड़ूंगा आपको। और 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद मैं आज आपको, मैं सोच रहा था कि वो सुपरफिशियल एक्सपांशन वगैरह सब कुछ पढ़ाऊं, लेकिन ठीक है दिवाली के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे भी दिवाली में आप, आपको अब ये दिवाली आपका थोड़ा सा मजा मारोगे। और दिवाली में क्या कैसे बैकअप को खत्म करना है वो आज बताऊंगा। ठीक है, नहीं, बैकअप को कैसे खत्म करना है, जिन्होंने अच्छा नहीं पढ़ा है तो बैकअप को कैसे खत्म करना है वो देखेंगे अपन। क्योंकि अगले साल की दिवाली, आपकी अगले साल की दिवाली तो दिवाली की टाइप तो होगी नहीं, क्योंकि आप प्रेशर में रहोगे, राइट। नहीं, सरप्राइज अभी तक, सरप्राइज दिवाली के बाद मिलेगा आपको। सरप्राइज, सरप्राइज अलग है भाई, सरप्राइज अलग है। हाँ, आज मैं बताऊंगा हाउ टू टेक केयर ऑफ बैकलॉग, बैकलॉग को कैसे हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, कोई बोलता सरप्राइज में आईफोन गिफ्ट करो। सिर्फ औरंगाबाद वालों को सरप्राइज पता चल गया था, क्योंकि आतिश सर भी, क्या मतलब आतिफ सर जो है ना, वो उसके पेज में पेट में, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं रहता, उनको भी मतलब बताना पड़ेगा आपको। चलो यहाँ पे चलो आगे करते हैं गाइज। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं दो टाइप के केसेस मैंने आपको एकदम डिस्कस किए थे, एक दो टाइप के केसेस मैंने डिस्कस किए थे आपको, याद है। मैं केस 1 केस 2 यही टाइप के क्वेश्चंस, मतलब केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस ही करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं केस 1 केस 2 बता रहा हूँ। देखो कैसा होता है पता है, हमेशा 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 एनर्जी क्या होती है, हमेशा जो एनर्जी होती है, हमें देखो ध्यान में रखना, हमेशा हमेशा जो एनर्जी होती है वो हमेशा कंजर्व होती है कि नहीं होती। आप हमेशा देखोगे कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है कि नहीं। ठीक है, और मुझे होता हीट फ्लो कहाँ से कहाँ पे करती है। दो चीजें आपको याद रखने का, कोई भी हीट का क्वेश्चन आए, कोई भी हीट मतलब कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, मतलब हीट का क्वेश्चन आए, तो पहले तो एक चीज दिमाग में रखने का, फर्स्ट रूल, एनर्जी विल, एनर्जी कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हायर हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, कभी भी अपनी एनर्जी ज्यादा हो गई, समझ आपके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो आप उसको लूज करोगे, राइट। तो सिंपल सी बात है, हाई टू लो, मतलब हाई हाई टेम्परेचर की जो बॉडी उसका टेम्परेचर कम होते जाएगा, लो टेम्परेचर की बॉडी उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, देयर इज नो हीट फ्लो। ये अपना बेसिक रूल पहले दिमाग में रखने का। अब मुझे तो जो हाई बॉडी है, हाई हाई एनर्जी वाली बॉडी है, वो एनर्जी लूज करेगी, हीट लॉस होगा। लो टेम्परेचर की बॉडी का हीट गेन होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम। दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम। ठीक है, तो पहले केस 1 केस 2 डिस्कस करने के पहले मुझे एक बात बताओ, एक चीज सिंपल सी लिखता हूँ, बहुत सारे लोग के कंफ्यूजन था इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, एक कोई भी बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री, वो बढ़ के फाइनल टेम्परेचर हो गया टी। ठीक है, मास एम है, इसका एस है। ठीक है, और एक दूसरा बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर दिया है लेट्स से 70 डिग्री, कम होके हो गया टी। तो मुझे बताओ इस केस में
ms डेल्टा टी वाला फॉर्म कैसे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे मुझे बताओ, ये फाइनल टेम्परेचर, मैंने बोला फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर, यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर मतलब इनिशियल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर, तो मुझे बताओ किसमें लॉस, हीट गेन किसमें हुआ? अरे ये जो बॉडी है उसका क्या हो गया, हीट गेन हो गया। अब हीट गेन हो गया तो मुझे होता है जो हीट गेन है क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे हीट गेन क्या लिखूंगा मैं, एम एस डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या लिखोगे बताओ, फाइनल बड़ा इनिशियल से, ये बड़ा है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा टी क्या लिखेंगे, T-20। अभी तो देखा ना मैंने डेल्टा टी को क्या लिखना है, T-20 लिखेंगे, MST-20। यहाँ पे देखो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हीट लॉस हो गया, तो मुझे तो यहाँ पे हीट लॉस क्या लिखेंगे, तो हीट लॉस जो लिखेंगे अपन एम एस डेल्टा टी 70 - T। सबको अभी समझ में, कोई भी किसी को भी डाउट है क्या ये करते वक्त, सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई, ध्यान में रखना। यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर बड़ा है, फाइनल कम हो गया, तो ये टेम्परेचर ड्रॉप हो गया यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, ये टेम्परेचर बड़ा है। इतना सबको समझ में आया इक्वेशन कैसे लिखना है। नाउ वंस यू नो हाउ टू राइट द इक्वेशन यू आर डन गाइस, आपका काम खत्म हो गया है। जैसे आपको समझ में आया कि इक्वेशन कैसे लिखना है, बस आपको क्या करना है, कोई ना कोई हीट लॉस करेगा, कोई ना कोई हीट गेन करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई ना कोई हीट लॉस करेगा, कोई ना कोई हीट गेन करेगा, बस इतना ध्यान में रखना। कृष्णा मुझे लगता है तूने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, लेक्चर चालू होता है 6 बजे, आप ज्वाइन करते हो 6:15 चलता है, ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। टाइम पे ज्वाइन करो, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग देख लो। इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे बड़ा है, फाइनल टेम्परेचर कम छोटा है, ठीक है। सबको समझ में आया, इनिशियल बड़ा है, फाइनल छोटा है, तो हीट लॉस होगा, नहीं तो हीट गेन होगा, ठीक है। चलो गाइस, अब यहाँ पे देखो, केस 1 केस 2, एकदम छोटा सा केस देता हूं मैं आपको, मतलब एक ऐसा पकड़ता हूं, ठीक है। मैंने बोला एक ये एल्यूमिनियम है और यहाँ पे एक कॉपर है, ठीक है। एल्यूमिनियम का पहले टेम्परेचर दिया था, इसका इनिशियल टेम्परेचर है, मतलब दोनों का टेम्परेचर, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर यहाँ पे दिया है, टेम्परेचर एल्यूमिनियम, ये पहले इनिशियल टेम्परेचर से 200 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही दे रहा हूँ, मतलब कुछ भी दे रहा हूं मैं। टेम्परेचर ऑफ कॉपर दिया है लेट्स से 120 डिग्री, ठीक है। तो मुझे तो दोनों को टच किया, कौन किसको हीट देगा, कौन किसको हीट देगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम हीट किसको देगा, कॉपर को देगा, एल्यूमिनियम टू कॉपर हीट जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हीट लॉस, ठीक है, हीट लॉस कौन करेगा। हाँ, अब मुझे तो इसका टेम्परेचर कम होगा तो इसका फाइनल टेम्परेचर, एल्यूमिनियम का फाइनल कितना होगा, टी पकड़ लिया। टेम्परेचर कॉपर का क्या होगा, वो भी टी पकड़ लिया। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉपर का बढ़ेगा, एल्यूमिनियम का कम होगा, दोनों का क्या होगा, टी। तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर है, इसका जो फाइनल टेम्परेचर टी हो गया, इसका भी फाइनल टेम्परेचर टी, क्योंकि दोनों टी होना ही चाहिए ना, तो ही तो इक्विलिब्रियम होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे हीट लॉस, तो बेसिकली हीट लॉस कौन करेगा, हीट लॉस करेगा एल्यूमिनियम, हीट गेन करेगा कॉपर, ठीक है, हीट गेन करेगा कॉपर, सिंपल सी बात है। अब बेसिकली हीट लॉस करेगा मतलब क्या, मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू, यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, मैं इक्वेशन से बता रहा हूँ, टेम्परेचर कम हो गया, हीट लॉस है, तो इनिशियल 200 था, 200 माइनस टी। सबको समझ में आ रहा है कैसे लिखा मैंने, इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इनटू क्या। अब ये इसका जो फाइनल इनिशियल टेम्परेचर 120, तो फाइनल टी हो गया, तो टी बड़ा है 120 से, तो यहाँ पे क्या होगा, T-120। मुझे तो इक्वेशन लिखने को समझ में है, ये इक्वेशन को सॉल्व करो तुम्हारा काम हो गया गाइस, ये इक्वेशन को सॉल्व करो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है गाइस, चलो तो ये समझ में आया आपको। केस 2, अब केस 2 में मैं अभी करता नहीं हूँ, अभी आपको एक क्विकली एक थोड़ा सा रिवीजन हो गया गाइस। ये पूरा का पूरा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आपको सबको याद होगा। पिछले लेक्चर में हर एक चीज मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, बताओ, हर एक चीज, ठीक है। जस्ट एक छोटा सा रिकैप, अब अभी हम लोग जाते हैं क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन देखो, हीट में क्या करने के होता है, क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, केस 2 इज विथ 3 बॉडीज, 1 2 3 4 बॉडीज भी कर सकते हैं हम लोग, 4 5 बॉडीज भी कर सकते हैं, 3 बॉडीज का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया था,
याद है आपको? ये ए बॉडी है, बी है, सी है। ए का टेम्परेचर 100 है, बी का 20 है, सी का भी 20 है। तो इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका कम होगा। ये हीट लॉस करेगा, दोनों हीट गेन करेगा। तो हीट लॉस सपोज एक ने किया, तो बी और सी ने हीट गेन किया, तो इक्वेशन ऐसा आएगा ना, बराबर ना? ठीक है। अब होता क्या पता है गाइस, कैलोरीमेट्री हम लोग बोलते हैं ना, कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री टॉपिक का नाम है गाइस। कैलोरीमेट्री क्या होता है पता है? कैलोरीमेट्री का मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि अपने को क्वेश्चन, अपने को तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। ठीक है। कैलोरीमेट्रिक डिवाइस होता है इस तरीके का, मतलब कैलोरीमेट्री हम लोग बोलेंगे तो एक डिवाइस होता है ऐसे कैलोरीमेट्री। लेट्स से हम लोग ने बोला कॉपर का डिवाइस है कैलोरीमेट्री। अब वो क्या करते हैं पता है? इतना ध्यान रखना, आपको पता है थर्मास, थर्मास, थर्मास क्या होता है? व्हाट इज थर्मास? थर्मास क्या होता है? थर्मास में आपने कभी देखा होगा, पानी मतलब डाल दिया तो एनर्जी बाहर वो करता है क्या? थर्मास एनर्जी बाहर रेडिएट करता है क्या? मतलब एनर्जी बाहर नहीं इमिट होता ना। हाँ, वो कुछ कुछ वुड बीड सब कुछ लगाते हैं, इसके अंदर गैप रखते हैं, एयर रखते हैं, जिससे कंडक्शन वगैरह सब कुछ नील हो जाए। अपन वैसे भी हीट ट्रांसफर पढ़ने वाले, तब मैं बताऊंगा आपको। तो इन शॉर्ट थर्मास से बाहर हीट नहीं जाती, मतलब वो सराउंडिंग को हीट नहीं देता। इतना समझ में आया? मतलब जो एनर्जी है वो सराउंडिंग में नहीं जाने वाली है। तो ऐसा पकड़ लो, तो एक डिवाइस है कैलोरीमीटर, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी वाटर है, जैसे कॉपर का डिवाइस है तो, और इसके अंदर मैंने पानी डाल के रखा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया बेसिकली, मुझे बताओ, ये वाटर हो गया। मास ऑफ वाटर दिया है, मास ऑफ ये कॉपर है तो मास ऑफ कॉपर भी दिया है। मुझे तो मुझे क्या क्या लगेगा, कॉपर का डिवाइस है तो मास ऑफ कॉपर लगेगा। और क्या लगेगा बताओ? हाँ, प्रीवियस स्लाइड बाद में चले, इधर देख। मास ऑफ कॉपर लगेगा, और क्या लगेगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर लगेगा। दिया है आपको, हमने क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। पहले अपन इक्वेशन देखते हैं। इसके अंदर पानी डाला है, मास ऑफ वाटर दिया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी आपको पता है, ये सब गिवन है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो मुझे बताओ, मैंने एक कॉपर लिया था कुछ अलग टेम्परेचर का, वाटर लिया था कुछ अलग टेम्परेचर का। तो पहले मुझे बताओ, जब दोनों को टच किया तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा कि नहीं होगा? कुछ टाइम के बाद कैलोरीमीटर में पहले वाटर डाल दिया तो कोई ना कोई हीट लूज करेगा, कोई ना कोई हीट गेन करेगा। मैंने बोला अभी कॉपर सपोज ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर का होगा, वाटर कम टेम्परेचर का, तो वाटर कॉपर देगा वाटर को हीट। वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉपर का कम होगा, दोनों का सेम टेम्परेचर होगा। तो ऐसा पकड़ लेते हैं, वाटर एंड कॉपर दोनों एक दूसरे के अंदर डाल के रखे, बहुत टाइम के बाद कॉपर एंड वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? कॉपर एंड वाटर का टेम्परेचर क्या होगा बहुत टाइम के बाद? सेम होगा। ठीक है। तो ऐसा पकड़ लेते सेम टेम्परेचर, तो इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम है। तो टेम्परेचर ऑफ कॉपर भी लेट्स से मैं पकड़ता हूं, कोई भी एक वैल्यू पकड़ता हूं, चलो 20 डिग्री। और टेम्परेचर ऑफ वाटर भी कितना पकड़ता हूं मैं? 20 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसके अंदर ये कैलोरीमीटर है। अब ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, एक एल्यूमिनियम का बॉल डाल दिया, एक एल्यूमिनियम का ऐसा पूरा एक बॉल डाल दिया। ठीक है। तो इसमें मास ऑफ एल्यूमिनियम भी दिया था, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम दिया है, और टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम दिया है लेट्स से 80 डिग्री। तो मुझे बताओ क्या होने वाला है इस केस में? क्या होने वाला है? ये केस 3 डिस्कस कर रहा हूं इस समय। क्या होने वाला है? एल्यूमिनियम क्या करेगा? इसमें कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है भाई, किसका टेम्परेचर बड़ा है? एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 80 डिग्री है, इसका 20, इसका 20। कुछ टाइम के बाद सब इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। मैंने क्या बोला, थर्मल इक्विलिब्रियम, तो सबका टेम्परेचर क्या होगा? सेम। तो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर, एल्यूमिनियम हीट लूज करेगा तो इसका टेम्परेचर जाके टी हो जाएगा। वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ के टी हो जाएगा। और कॉपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ के टी हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ कॉपर फाइनल कितना हो जाएगा? टी। टेम्परेचर ऑफ वाटर फाइनल कितना हो जाएगा? टी। और टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम फाइनल कितना हो जाएगा? टी। सबका टी होगा कि नहीं? अब हीट लॉस किसने किया? एल्यूमिनियम ने। तो हम क्या करेंगे भाई? हीट लॉस, हीट लॉस करेगा एल्यूमिनियम। हीट गेन कौन करेगा? हीट गेन कौन करेगा? तो हीट गेन जो करेगा, एक मिनट, हीट गेन दोनों करेंगे भाई, दोनों करेंगे। कॉपर भी करेगा, तो हीट गेन कॉपर भी करेगा, और हीट गेन कौन करेगा? अपना वाटर भी करेगा। इक्वेशन क्या आएंगे बताओ, इक्वेशन क्या आएंगे? इक्वेशन क्या आएंगे? हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम कितना होगा? मास ऑफ एल्यूमिनियम
स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम डेल्टा टी। अब मुझे तो हीट लॉस किया है तो AT माइनस टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अरे टेम्परेचर अच्छे से लिखना है आपको। क्या लिखेंगे यहाँ पे? AT माइनस टी इक्वेशन में। ये बहुत हीट गेन, हीट गेन, हीट गेन करता है मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। तो 20 का टी हो गया मतलब वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, कॉपर का टेम्परेचर बढ़ा। तो मुझे होता है इस केस में क्या होगा? इस केस में आप लिखोगे तो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और यहाँ पे हो जाएगा T-20। ये समझ में आया ना गाइस? T-20 प्लस कभी कभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इंटू क्या? T-20। ये सबको समझ में? इक्वेशन सबको समझ में? ये दोनों और ये दोनों हीट गेन करेगा। सेम चीज मैंने पिछले लेक्चर में किया था कि नहीं किया था? एवरेज मेथड काम में नहीं आएगा भाई, मैं वापस बोल रहा हूँ। क्यों तुम लोग एवरेज लगा रहे हो? मुझे तो एवरेज में मैं क्या बेवकूफ हूँ कि लिख रहा हूँ इक्वेशन में? हर एक का मास अलग अलग होता है, हर एक का वो सब अलग अलग होता है, स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम वाटर को टच कर रहा है, वाटर कॉपर को टच कर रहा है, तो एक सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसको बोलते हीट कंडक्शन, वो इसको बोलते हीट ट्रांसफर। तो ध्यान में रखना, वो हीट ट्रांसफर अपनी होती रहेगी, वो हीट ट्रांसफर करके हमारा, मैंने बोला ना 8वां या 9वां लेक्चर होगा, लास्ट का लेक्चर। ठीक है, मुझे होता है ये सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया गाइस, सबको समझ में आया? ओके गाइस, 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 अब सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। कभी कभी, कभी कभी गाइस, कभी कभी मुझे बताओ ना यहाँ पे, मुझे बताओ कितने कितनी सारी चीजें दी रहे, कितनी सारी चीजें देनी पड़ रही है, देखो ना कितनी सारी चीजें देनी पड़ रही है। मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दो चीजें ये। मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक एल्यूमिनियम, कितना सारा गिवन कंडीशन है, पता है ना? कितना गिवन कंडीशन है? दोनों का मास, ये दोनों का मास, मतलब इसका मास, इसका स्पेसिफिक, इसका मास, इसका स्पेसिफिक, इसका मास। तो कभी कभी गाइस क्वेश्चन में ऐसा आता है वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है गाइस, कभी कभी क्वेश्चन में क्या आएगा? नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में क्या आएगा? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, एक ऐसा एक टर्म आएगा। हम क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में एक टर्म आएगा, फिर इसको हम लोग वापस एक बार करेंगे। ऐसा लिखा जाएगा, वाटर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज, लेट्स से 2 kg। इसका मतलब बताओ, कोई बोल सकता है क्या? व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज 2 kg? इसका मतलब क्या है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज 2 kg, ये क्या टर्म है? मतलब कुछ केमिस्ट्री टाइप का चीज। ठीक है, केमिस्ट्री में सब ऐसे ही होते हैं। सो व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज 2 kg का मतलब? वाटर मतलब क्या? मास ऑफ कॉपर इज 2 kg? क्या इसका मतलब ऐसा है क्या? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इज 2 kg मतलब मास ऑफ कॉपर जो है यहाँ पे 2 kg? नहीं गाइस, गाइस, नहीं, नहीं, नहीं। इसका मतलब क्या होता है? देखो ना, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा हो, मैं यहाँ पे टर्म, ये जो ग्रीन वाला देखो, मास ऑफ कॉपर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर। क्वेश्चन में ऐसा देखो, क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना, ना ये जो कॉपर का सपोज कैलोरी मीटर है, सपोज कॉपर का पूरा कैलोरी मीटर है, तो उसका कॉपर का मास भी दिया नहीं रहेगा। सुनो गाइस, मास का, मास ऑफ कॉपर दिया नहीं रहेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी दिया नहीं रहेगा। कभी कभी तो ऐसा दिया रहता है, कैलोरी मीटर का वो कौन सा मेटल का बना है वही नहीं दिया रहता। ऐसा बोलता है कैलोरी मीटर, कोई तो कैलोरी मीटर है, इज ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, मतलब उसका कोई मेटल बीटल कुछ भी नहीं दिया। तुमको मुझे बताओ, कोई मेटल कैलोरीमीटर का पता ही नहीं है, तो तुमको स्पेसिफिक कैसे पता चलेगा? किसी का भी बना होगा, वो गोल्ड का भी बना होगा, क्या भरोसा? बराबर ना? तो हम लोग बोलेंगे ना गोल्ड का है, तब हम लोग को पता चलेगा कि भाई ओके गोल्ड का स्पेसिफिक हीट। लेकिन आपको कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में दिया है एक कैलोरीमीटर है, उस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट इज 2 kg। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, इसका मतलब क्वेश्चन में ये जो होता है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट दिया नहीं रहेगा। तो क्या करने का पता है? इसको डायरेक्टली करने का, मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो इसको रिप्लेस करने का इधर से, और यहाँ पे जो मास ऑफ वाटर है, यहाँ पे मास ऑफ वाटर को सीधा 2 kg डाल देने का। आपको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना,
ये मल्टीप्लीकेशन, इन मल्टीप्लीकेशन को इन टर्म्स ऑफ वाटर इक्विवेलेंट दिया रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैं इसकी उसी के ऊपर मैं वापस आऊंगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये क्या बोला मैं वापस बताऊंगा, टेंशन मत लो, वापस बताऊंगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब भूल जाओ वाटर इक्विवेलेंट मैंने कुछ बोला था, यहाँ पे ये स्टेटमेंट को और इस पीपीटी को वापस स्लाइड में वापस आऊंगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस गाइस, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन डायरेक्ट कर ही लेते हैं अपन। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। अ पीस ऑफ आयरन, ये क्वेश्चन पढ़ो, वाटर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखने में कम दिख रहा है क्या, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट मुझे देखने दो, ये एक्चुअली एचसीआर में कई क्वेश्चन है, 1 मिनट जस्ट मेरे को देखने दो एक बार, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। एक्चुअली कुछ कुछ सॉल्व एग्जांपल से ही मैंने लिया था, 1 मिनट गाइस, सिर्फ 1 मिनट रुको। एचसीआर में पार्ट 2 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, 60 डिग्री वगैरह है क्या? हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 मैं, ये एक्चुअली यहाँ पे ना सर, ये इसको मैं वो नहीं कर सकता, मतलब एक मिनट में एक जस्ट ये करने का देखता हूँ, इसको बढ़ाने का देखता हूँ, रुको। एक मिनट रुको जरा, ये ना हमेशा ना इधर गया, ये पीपीटी जो है ना, ये पीपीटी कभी एडिट, एक मिनट, एडिट नहीं सॉरी, अब दिख रहा है, अब तो दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा ये वाला चलेगा अभी, ये पूरा का पूरा मुझे लगा कि अभी फॉन्ट साइज बढ़ा दिया सीधा मैंने, ये बाकी ये वाला छोड़ दो अभी। यहाँ पे देखो क्या दिया है, अ पीस ऑफ आयरन, अब यहाँ पे देखो अभी दिखेगा आपको, पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पूरा पहले पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने को समझ में आएगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना तो ही अपने को समझ में आएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं बोला ना 4 से 5 करके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, और सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। हाँ, ये वाला चैप्टर में इतना ही है।
और कुछ है ही नहीं, एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, वो बताऊंगा आपको, एक छोटा चीज है, कुछ नहीं है, उसके भी क्वेश्चन है ही। यहाँ पे देखो, अ पीस ऑफ आयन ऑफ मास, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिया है, अ पीस ऑफ आयन ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट इनसाइड अ फर्नेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, एंड देन पुट इन अ कैलोरीमीटर। अब सब लोग ने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। सो देयर इज एन आयन पीस, देयर इज एन आयन पीस, एक फर्नेस में रखा, कोई फर्नेस है उस पर रखा फॉर लॉन्ग टाइम। तो मुझे तो आयन को किसका टेम्परेचर आ गया, अभी आयन का जो मास है उसका टेम्परेचर कितना है, वो फर्नेस में रखेगा तो यार जो फर्नेस का टेम्परेचर है वही आएगा ना, ठीक है। जो भी फर्नेस का टेम्परेचर होगा XYZ, वही एग्जैक्टली वो फर्नेस टेम्परेचर आएगा कि नहीं आएगा। फर्नेस मतलब जहां पे हीट होती है, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे होता है उस फर्नेस का टेम्परेचर आ गया, कितना है पता नहीं, क्योंकि वही अपने को पूछा है, अपने को पूछा ये फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, देखो अपने को पूछा ये फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, ठीक है। अब मुझे एक बात बता, यहाँ पे क्या दिया है, सो यहाँ पे इट इज केप्ट एंड देन पुट इन द कैलोरीमीटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिया है, then it has put in the calorimeter of water equivalent 10 gram, कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम। सो कैलोरीमीटर है, मुझे तो अभी कैलोरीमीटर किसका बना है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, कुछ भी इधर है क्या, दैट आयन, जो भी आयन अपन ने लिया वो आयन रखा है कैलोरीमीटर में, विच इज ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम कंटेनिंग 240 ग्राम ऑफ वाटर, कंटेनिंग 240 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री। तो इतना तो मुझे पता है, कैलोरीमीटर और वाटर दोनों का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री, ठीक है। मैं तो पहले मैं यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो यहाँ पे देख लो। तो एक कैलोरीमीटर है, सब लोग यहाँ पे देखो, एक कैलोरीमीटर है, उसके अंदर वाटर है। चलो मुझे पहले बताओ, ये जो वाटर है उसका उसका मास कितना दिया है, मास ऑफ वाटर इज गिवन, मास ऑफ वाटर इज गिवन कितना, 240 ग्राम्स। सो 240 ग्राम्स, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, सबको पता है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 240 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कितना होता है गाइस, 4200, ठीक है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अपने को पता होती है। बट अब मुझे बताओ, यहाँ पे मास ऑफ वाटर दिया 240 ग्राम, बट कैलोरीमीटर का क्या, जो कैलोरीमीटर है ना उसका मटेरियल है ना कुछ नहीं है ना कुछ भी नहीं पता है, बट उसका दिया है वाटर इक्विवेलेंट इज 10 ग्राम। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूं, ठीक है, इसका जो वाटर इक्विवेलेंट है, सो वाटर इक्विवेलेंट जो पहले है वही लिखता हूं मैं, वाटर इक्विवेलेंट इज 10 ग्राम्स, इतना दिया है किसका, कैलोरीमीटर का, दिस इज फॉर कैलोरीमीटर, ठीक है। इसके अंदर क्या डाल दिया, एक आयन डाल दिया, तो ये तो मेरा आयन है, ठीक है, Fe लिखता हूं मैं, फेरस, ठीक है। तो ये मेरा आयन बॉल है। अब मैंने आयन डाल दिया इसके अंदर, जो आयन है, पीस ऑफ आयन जो डाल दिया, उसका मास दिया है, देखो उसका मास दिया है। सो मास ऑफ फेरस, मास ऑफ आयन दिया है कितना, 100 ग्राम, ये चीज दिया हुआ है। चलो मास ऑफ फेरस दिया 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ फेरस दिया है, हाँ वो भी दिया, देखो ना, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आयन, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयन भी दिया है 470 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन जो भी है, ठीक है। चलो ये भी दिया हुआ है, मास ये दिया, ये दिया। हाँ अब क्या क्या दिया है बताओ मुझे, मुझे बताओ, ये जो अपना ये है, क्या दोनों का इनिशियल टेम्परेचर दिया है, मुझे तो दोनों का इनिशियल टेम्परेचर दिया है क्या, वाटर का, देखो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, देखो ना 20 डिग्री। कैलोरीमीटर जो है, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर भी कितना है, कैलोरीमीटर का भी इनिशियल टेम्परेचर मैं रेड में लिखता हूँ, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर भी कितना है, 20 डिग्री ही है जो कैलोरीमीटर है वो, ठीक है, 20 डिग्री है। तो मुझे तो इसमें हीट कौन लूज करेगा, अब एकदम सिंपल सी बात है, द मिक्सचर, सबको जब मैंने मिक्स किया, द मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे देखो, इट अटेन्स एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री, मतलब टेम्परेचर 20 डिग्री का, वाटर का टेम्परेचर बढ़ के कितना हुआ, फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। इसका भी, कैलोरीमीटर का भी बढ़ के कितना टेम्परेचर हुआ, 60 डिग्री हुआ।
तो जो जो आयन है उसका टेम्परेचर क्या हुआ हो, आयन का जो इनिशियल टेम्परेचर है, मुझे बताओ फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस, मतलब द टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आयन। तो मुझे इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आयन नहीं दिया है, सो माय इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फेरस जो है ना, यही तो मुझे निकालना है, जो नहीं दिया है। वो कम होके कितना होगा, ये जो टेम्परेचर है वो कम होके कितना होगा, इसका भी फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसका भी फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो किसने हीट लूज किया गाइस, किसने हीट लूज किया यहाँ पे, हीट इज लॉस्ट बाय आयन। ठीक है, हीट किसने गेन किया, वाटर ने एंड कैलोरीमीटर ने, बराबर, वाटर प्लस कैलोरीमीटर। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन तो पहले मेरा लिख देता हूँ, ठीक है, जो भी इक्वेशन है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। सो हीट लॉस फेरस ने किया, फेरस मतलब आयन ने किया, इट इक्वल टू हीट गेन, हीट गेन किसने किया, हीट गेन किसने किया, हीट गेन वाटर, ठीक है, हीट गेन वाटर प्लस हीट गेन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हीट लॉस बाय फेरस, ये तो एकदम सिंपल है, इसमें क्या करेंगे अपन, मास ऑफ फेरस, स्पेसिफिक हीट ऑफ फेरस एंड डेल्टा टी। तो डेल्टा टी यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोई प्रॉपर बता सकता है व्हाट इज डेल्टा टी है, फेरस का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर फेरस का कम होगा, तो इनिशियली टी था, फाइनल 60 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे गाइस, टी माइनस 60। ये सबको समझ में इक्वेशन। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर ऑफ फेरस, वही तो टी ही तो कैलकुलेट करना है मुझे, टी माइनस 60। कोई बोल सकते हो व्हाट इज हीट गेन बाय वाटर, व्हाट इज हीट गेन बाय वाटर, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और यहाँ पे भी अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या होगा यहाँ पे, वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, 20 से 60, तो यहाँ पे सीधा लिख रहा है ना, 60 से दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 60 माइनस 20, 60 माइनस 20। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज मास ऑफ कैलोरीमीटर, कोई दिया है क्या यहाँ पे मास ऑफ कैलोरीमीटर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, और डेल्टा टी तो 60 माइनस 20 है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 20 से 60 हुआ, तो फाइनल माइनस ही नहीं चल, क्योंकि हीट गेन किया उसने, तो 60 माइनस 20, यहाँ पे 60 माइनस 20। लेकिन कहीं पे भी मुझे बताओ मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर की वैल्यू दी है क्या, आप जब पुट करेंगे तो मास ऑफ फेरस दिया है 240 ग्राम, तो 240 ग्राम मतलब केजी में कन्वर्ट करना है, बट आप यहाँ पे देखोगे ये भी 10 टू द पावर माइनस 3, केजी मतलब 10 टू द पावर माइनस 3 होता है, 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3, तो आप डायरेक्टली ग्राम में लिख के भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि 10 टू द पावर माइनस सब जगह पे कट हो जाएगा, बराबर ना, ये तो मैथ्स है आपका, ये इक्वेशन लिखने के बाद सॉल्व करना आपका मैथ्स है। बट मुझे यहाँ पे बताओ कहीं पे भी मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्पेसिफिक ऑफ कैलोरीमीटर दिया है क्या, नहीं दिया है, उसके जगह क्या दिया है, कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम। तो आपको पता है जो यहाँ पे मैंने लिखा है मास ऑफ कैलोरीमेट्री एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमेट्री, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज 10 ग्राम। इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब क्या पता है, 10 ग्राम वाटर को, मतलब मैं यहाँ पे मास ऑफ कैलोरीमीटर यहाँ पे मैं लूंगा विच इज मास ऑफ वाटर, ठीक है, विच इज 10 ग्राम इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमेट्री के जगह में यहाँ पे यूज करूंगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। आपको समझ में आ रहा है क्या, तो मास ऑफ कैलोरीमेट्री के जगह में यूज करूंगा 10 ग्राम विच इज मास ऑफ वाटर विच इज गिवन, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमेट्री की जगह करूंगा मैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब थोड़ा समझ में आ रहा है, तो हिडन, ये होता है हिडन है, मतलब ये ऐसा कभी आपको सेंटेंस में दिख गया तो ज्यादा डरना नहीं है, क्या करने का, मास ऑफ कैलोरीमीटर दिया नहीं है तो उसके जगह जो भी वाटर इक्विवेलेंट दिया रहेगा 10 ग्राम वो लिख देने का, और स्पेसिफिक ऑफ कैलोरीमेट्री नहीं लेने का, उसके जगह पे स्पेसिफिक ऑफ वाटर लिख देने का, तो ये दोनों की वैल्यू सेम होती है। समझे गाइस, क्या बोला यहाँ पे, हाँ, ये मास ऑफ वाटर तो अलग है जो 240 ग्राम है, ये तो मास ऑफ वाटर 240 ग्राम है, जो है वो अलग से लिखने का। आपको ये समझ में आया,
मुझे बताओ ये इक्वेशन आपको समझ में आया क्या? ये इक्वेशन मैंने जो लिखा है वो समझ में जो मैंने इक्वेशन लिखा है वो समझ में ये वाला इक्वेशन पहले। ठीक है। अब क्या करना है, मास ऑफ फेरस यार, मास ऑफ फेरस दिमाग आपको दिख रहा है ना, मास ऑफ फेरस कितना है, डाल दो सब मास ऑफ फेरस वीरस सब कुछ। ठीक है। चाहिए तो मैं इक्वेशन अगले इसमें लिखता हूँ सबको एक, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है अपना समझने के लिए। ठीक है। बहुत लेकिन एक्चुअली दिख ही रहा है ना आपको, तो मैं अलग पेज पे लिखने की जरूरत नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं अपना। तो मास ऑफ फेरस वगैरह जो भी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है गाइस है। तो कैलकुलेशन बेस्ड है, तो मास ऑफ फेरस की वैल्यू आप लिख दो। कितना है मास ऑफ फेरस, कितना दिया है भाई? 100 ग्राम दिया है। तो इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, इधर चालू करता हूँ मैं। 100 ग्राम्स इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ फेरस दिया है 470, मतलब आयन। ठीक है, इंटू T-60 इक्वल टू मास ऑफ वाटर, यहाँ पे देखो मास ऑफ वाटर 240 ग्राम्स दिया है, 240। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दिया है 4200। ठीक है, इंटू 60 - 20 प्लस, अब ये मैं अलग कलम में लिखता हूँ, मास ऑफ कैलोरीमीटर, कितना है मास ऑफ कैलोरीमीटर? अब मास ऑफ कैलोरीमीटर है, स्पेसिफिक ऑफ कैलोरीमीटर दिया ही नहीं है, तो उसके जगह क्या दिया है, 10 ग्राम। तो 10 इंटू स्पेसिफिक ऑफ वाटर विच इज 4200। देखो जो मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखो, जो अलग उस कलर में लिखा है, इंटू 60 - 20। बस इसको सॉल्व करो आप, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ ध्यान में रखना, ये सब कुछ ग्राम में है, ये सब कुछ ग्राम में है, एक्चुअली अपने को केजी में चाहिए, क्योंकि देखो ना ये सब केजी में दिया है। तो एक्चुअल में सब जगह पे यहाँ पे 10⁻³ इधर भी है, 10⁻³ इधर भी है, 10⁻³ क्योंकि ग्राम का केजी में कन्वर्जन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं ना मैथ्स में। तो 10⁻³ सब जगह से कट हो जाएगा, तो इसका सबका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ना। अरे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा गाइज, आंसर आ जाएगा टी। और टी की वैल्यू यहाँ पे मैं चेक करके बताता हूँ। टेम्परेचर की वैल्यू है, आपकी कितनी आई टेम्परेचर की वैल्यू गाइज, यहाँ पे 950 आई है, 950। टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे 950 आई है, अराउंड 950 के करीब आई है कुछ। जो टी यहां से कैलकुलेट करोगे तो टी की वैल्यू आएगी 950। अब कैलकुलेट करो, टी की वैल्यू आएगी 950 डिग्री सेल्सियस। इतना ये समझ में है क्या किया अपन ने? अरे मैं वही बता रहा हूँ ना, मास को केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यूब नहीं पड़ी, समझ में आया ना आपको? यहाँ पे देखो 100 ग्राम है, तो हर जगह पे 10⁻³ मल्टीप्लाई करो। अरे इधर भी 10⁻³, इधर भी 10⁻³, इधर तो 10⁻³ कट हो जाएगा ना। सुनो जरा अच्छे से, जब मैं बोलता हूँ कुछ तो सुना करो थोड़ा सा, बाकी तो पूरा का पूरा यही है। आंसर इज 950 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब। आप लिख के भी रखो, लिख के भी रखो। चलो ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे क्या किया, फेरस जो है आयन ने हीट लूज किया, वाटर एंड कॉप ये कैलोरीमीटर दोनों ने हीट गेन किया। ठीक है। सब जगह पे देखो MS∆T यही फॉर्मूला लगाया, सब जगह पे देखो फॉर्मूला क्या है, MS∆T MS∆T MS∆T, बस एक ने हीट लॉस किया है, दोनों ने हीट गेन किया है, काम खत्म तुम्हारा। यही है ना, और क्या है, यही है ना, और क्या है गाइस? ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अलग। क्वेश्चन पढ़ो ये।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सब लोग पढ़ लो। पहले क्वेश्चन आप खुद पढ़ लो, थोड़ा सा अलग है। गाइस क्वेश्चन पढ़ा आपने सबने? देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब देखो नीट में जेई में कैसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? थोड़ा मिक्स देखो, a lead bullet penetrates into a solid object and melts. Assuming that 50% of its kinetic energy was used to heat it, calculate the initial speed of the bullet. देखो कैसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, इजी क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको पढ़ना है, सोचना है, ठीक है? क्या बोला मैंने? एक बुलेट है, बुलेट किसके बनी है बताओ मुझे? जो बुलेट है वो किसकी बनी है? लेड की, ठीक है? लेड की बुलेट है। सिंपल है, सिंपल है। पहले अरे डरो मत यार भाई, ये कुछ एडवांस एडवांस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। मतलब एडवांस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी और नीट में भी क्वेश्चन सेमी टाइप के। एक बार आपका कंसेप्ट बन गया ना तो हो जाएगा, ठीक है? कैलोरीमेट्री का एक बार आपको समझ में है कैलोरीमेट्री कैसे यूज करते हैं, मतलब फॉर्मूला कैसे, अभी एम एस, दो ही तो फॉर्मूला है भाई, एम एस डेल्टा टी एम एल, बस इतना ही फॉर्मूला, और तो कुछ है ही नहीं। पहले मुझे बताओ यहाँ पे, लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे ये सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अपनी लेड बुलेट आई, ये लेड बुलेट है, देखो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी वी से आई, कुछ स्पीड वी से आई, और यहाँ पे जाके रुक गई। तो मुझे बताओ, मुझे तो इसकी कितनी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अरे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? लेड बुलेट का मास सपोज एम है, ठीक है? तो मुझे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है लेड बुलेट? यहाँ पे जब ये आई और सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर अभी घुस रही है, तो आपको पता है ना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज बुलेट जो होती है घुसती है, ठीक है? तो किसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, याद है ना? काइनेटिक एनर्जी सबको पता है भाई, जिन्होंने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा नहीं है, जो न्यू बैच वाले, उनको भी पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, कितनी हो गई? जो काइनेटिक, देखो सिंपल सी बात है यार भाई, जिंदगी में सब जगह में ना एनर्जी कंजर्व ही होती है, एनर्जी कंजर्व ही होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी, जीरो हो गई। मतलब मुझे बताओ उस लेड बुलेट ने कितनी एनर्जी लॉस की, कितनी एनर्जी लॉस हुई इससे, लेड बुलेट से? जो लेड की जो बुलेट है वो अंदर जब घुस गई है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इतनी एनर्जी लॉस हुई, काइनेटिक एनर्जी जो भी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन क्या बोला है यहाँ पे? एज्यूमिंग दैट 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट इट। इसका मतलब आप समझ सकते हो? आप देखोगे, लेट्स से अपनी लेड बुलेट, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में वॉल है, ये वॉल के अंदर सपोज घुसी, तो आपने देखा होगा वो जो वॉल होती है, वो वॉल भी गर्म होती है, आपने देखा है वॉल भी गर्म होती है कि नहीं? और लेड बुलेट जो होती है अपनी बुलेट, वो भी गर्म होती है, आपने देखा होगा। दोनों चीजें गर्म होती है, लेड बुलेट अपनी वो भी गर्म हो जाएगी और वॉल भी गर्म हो जाएगी।
तो वॉल को भी कुछ एनर्जी मिल गई और बुलेट को भी कुछ एनर्जी मिल गई। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन में बोला है 50% ऑफ इज काइनेटिक एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट इट। मतलब जो बुलेट है ना, बुलेट, उसको कितनी एनर्जी मिली पता है? ये जो बुलेट है, इस बुलेट को कितनी एनर्जी मिली गाइस? 50%, मतलब हाफ। 50% मतलब कितना है? 50/100, हाफ ना। मतलब जो हाफ mv² जो एनर्जी है टोटल, उसकी हाफ मिल गई किसको? इतनी एनर्जी मिल गई बुलेट को। ये बुलेट को एनर्जी मिल गई, इतनी एनर्जी जो है वो बुलेट को मिल गई। आपको समझ में आ रहा है? 50%, मतलब देखो 50% ऑफ इज काइनेटिक एनर्जी यूज्ड टू हीट इट, मतलब हाफ ऑफ हाफ mv² इज यूज्ड टू हिट द बुलेट। अब मुझे बताओ कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड, मतलब v पूछा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे देखो क्या हुआ है। यहाँ पे पहले आपको पढ़ना जरूरी है। ये अभी मैं जो बोल रहा हूँ, अ लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ है गाइस? ये जो लेड बुलेट थी ना, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था? इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री। अब मुझे बताओ इस बुलेट को सपोज, ये जो बुलेट है, ये सपोज मेल्ट होगी तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? मेल्ट कब होगी भाई? इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना दिया है? मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री। तो मतलब मुझे बताओ फाइनल टेम्परेचर इसका कितना हुआ? 327 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो मेल्ट होने के लिए पहले भाई ये जो मास है, ठीक है, इसका मास का इनिशियल टू फाइनल जाना जरूरी है। तो मुझे तो इसके लिए कितना हीट लगेगा? हीट कितना लगेगा? डेल्टा Q1 की वैल्यू कितनी होगी? एम एस डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा टी कितना है? 327 माइनस 27। इतना तो भाई एनर्जी लगेगा ही। इससे इधर का टेम्परेचर, मतलब लेड बुलेट का टेम्परेचर पहले वो 327 तक होगा, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ लेड बुलेट क्या हो गई? मेल्ट हो गई, मतलब फेस चेंज हो गया। मुझे बताओ इतना, मतलब लेड बुलेट ने कितना हीट गेन किया? इतना। प्लस अरे मेल्ट भी तो होगा, मेल्ट होगा तो मुझे बताओ सपोज मेल्ट करना है। एक बार ये 327 तक पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा पकड़ लो, इसका टेम्परेचर जो है वो 327 हो गया है, 327 डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? ये मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर उतना ही रहेगा, फेज चेंज होगा। तो मुझे तो डेल्टा Q2 कितना होगा गाइस? M×L, याद है ना? M×L, लेटेंट हीट। दोनों दिया है कि नहीं देखा है? देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है इसका, और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लेड भी दिया है इसका। मुझे बताओ ये एनर्जी जो मिली, अब लेड को जो एनर्जी मिली वो दी किसने? ये पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो किसने दी है? ये पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो किसने दी है भाई? यही है ना काइनेटिक एनर्जी। पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इसमें। तो इसमें पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी उसकी 50% कन्वर्ट हुई है। सो 50% मतलब ये वाला। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन आप करोगे तो ये जो एनर्जी है, तो बेसिकली 1/4 mv²। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/4 mv² एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी से मिली, वो कन्वर्ट किस में हुई? ms डेल्टा टी, मतलब क्या? 300 प्लस m×l। आपको समझ में आ रहा है गाइस? ये इक्वेशन बन गया। इसमें m कैंसिल कर दो, m का कुछ काम नहीं है। s का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, l का वैल्यू यहाँ पे डाल दो तुम्हारा, और v का वैल्यू निकालो। v का मुझे आंसर पूछा है, आपको समझ में आए? ये क्वेश्चन बन गया। अच्छा, जेई मेन का क्वेश्चन हो गया आपने, जेई मेन का, नीट के अच्छे लेवल का। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपको ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या? कैसे करना है? कि कुछ कुछ बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई इसमें। अब कोई आप लोग से कुछ लोग क्या बोलेंगे? सर पोटेंशियल एनर्जी का भी तो क्वेश्चन आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, बराबर कि नहीं? मतलब एक बॉल ऐसे ऊपर रखा है, तो नीचे आ गया, सो पोटेंशियल एनर्जी गेटिंग कन्वर्ट इनटू व्हाट? इसमें क्वेश्चन तो बड़े अलग अलग हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इसमें v की वैल्यू कितनी आई? देखो m कट हो गया, m कट हो गया, m कट हो गया। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू यहाँ पे पुट करो ना यार। कोई बोलेगा सर ये क्या है? सर 125 यहाँ पे, इसकी यहाँ पे ये 125 जूल, ये मतलब 125 यहाँ पे पुट करो।
लेटेंट हीट यहाँ पे पुट करो 2.5 इंटू 10⁴, ये सब पुट करो यहाँ पे, 4 यहाँ पे लेके जाओ, v का स्क्वायर रूट, मतलब ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह यूज करके कर लो। तो v की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 500 आ गई, बिल्कुल। तो v का यहाँ पे वैल्यू कितना है, 500। सब कैलकुलेट करोगे, मतलब वैल्यू पुट करके, तो स्पीड आएगा 500 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आए v की वैल्यू। ठीक है गाइस, सबको समझ में आया? चलो इसको ले लो। अब क्वेश्चन एक मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अलग। मैं खुद ये अपना खुद का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट दे देता हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन होते हैं गाइस, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हाँ, बैकलॉग का कवर अप सेशन, गाइस गाइस बैकलॉग कैसे कवर करना है वो मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा 7:30, ठीक है। एग्जैक्टली 7:30 को मैं आपको बताऊंगा, 7:30 7:35 कि हाउ टू कवर बैकलॉग, ठीक है। सब लोग गाइस ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब पूरे दिवाली वेकेशन में आपको क्या करना है आपको समझ में आएगा। पूरा जो आपका दिवाली वेकेशन है उसको कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको टाइम टेबल बना के दूंगा, ठीक है, और फिर छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। फिर आप आपका मजा करो, ठीक है गाइस। चलो ये लिख दो, क्वेश्चन 1 का आंसर था 950 डिग्री, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, चाहिए तो। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, मतलब ये लिखना है आपको, ठीक है, लिखना है आपको, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके लेके प्रॉपर तरीके से लिखो, ठीक है। इसको भी लिखो। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन गाइस ऐसे आते हैं, सब लोग देखो यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। जैसे आपको बोला है कि मतलब मैंने आइस एंड वाटर डाल दिया, मतलब वाटर के अंदर आइस डाल दिया, तो बोलो कि कंपोजिशन का मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर बनेगा उसका कंपोजिशन क्या रहेगा। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे ऐसा पकड़ लो, सो देयर इज अ वाटर, ठीक है, ये यहाँ पे वाटर है, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, ये वाटर है, और वाटर मैंने दिया है, एक वाटर है, वाटर मैंने दिया है, लेट्स से मास वाटर का दिया है लेट्स से 100 kg। स्पेसिफिक ऑफ वाटर कितना होता है, सबको पता है ना, स्पेसिफिक ऑफ वाटर कितना होता है। स्पेसिफिक ऑफ वाटर होता है लेट्स से 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दिया है। हम्म? अब इसके अंदर मैंने बड़ा सा आइस डाल दिया, ठीक है, और आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री। आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ये जो आइस है, ये दिया है मैंने, मास ऑफ द आइस इज गिवन लेट्स से 1000 kg। 1000 kg का मास ऑफ द आइस है। टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया है, टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका वो दिया है लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस। और आइस का टेम्परेचर कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस में इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आइस। बताओ मुझे क्या होगा इस केस में। अब मैंने वाटर एंड आइस दोनों को एक बाजू में रखा, ऐसा सराउंडिंग में कोई हीट नहीं जा रहा है, रेडिएशन वगैरह कुछ मत, ये सब निग्लेक्ट करो आप लोग। मुझे तो कौन किसको हीट देगा और कौन हीट लेगा, कौन किसको देगा हीट, इसमें क्या होगा, हीट कौन किसको देगा बताओ पहले। पहले ऐसे क्वेश्चन में कौन किसको हीट देगा, वाटर टू आइस, ठीक है, वाटर टू आइस हीट देगा, चलो अच्छी बात है, वाटर टू आइस हीट देगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक काम करते हैं, ये 10 kg लिखते हैं, 10 kg वाटर, ठीक है, वाटर इज 10 kg, वाटर इज 10 kg और आइस इज लाइक 100,000 kg, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ guys, एक बात बताओ, पहले मैं, हाँ 10 लिखा अनुज, अभी पहले देख ले यहाँ पे, मास 10 kg का है, अलग अलग इसमें ना बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन बनते क्वेश्चंस में, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ इसमें आइस जो है वो क्या होगा, इसमें आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या कभी, वाटर आइस को हीट देने वाला है, ठीक है, तो वाटर हीट लूज करेगा, आइस हीट गेन करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ आइस का क्या टेम्परेचर बढ़ सकता है क्या आइस का टेम्परेचर बढ़ सकता है, क्या आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे भाई आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, अरे पहली 0 डिग्री, आइस का टेम्परेचर क्या 0 डिग्री से 1 डिग्री होगा। भाई पूरा का पूरा आइस क्या होने वाला है मुझे बताओ, आइस क्या होगा, मेल्ट होगा कि नहीं होगा, मेल्ट होगा कि नहीं होगा। कोई बोल सकता है
मुझे पूरे आइस को मेल्ट करवाना है, पूरे आइस को मेल्ट करवाना है, कितना एनर्जी लगेगा? पूरे आइस को मुझे मेल्ट करवाना है। किसी को बहुत पता होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है आइस का? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है आइस का? 336,000, याद है? जूल पर केजी, याद है क्या ये सब कुछ? तो मुझे बताओ, पूरे के पूरे आइस को मेल्ट करवाना है, पूरे के पूरे आइस को। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा बॉक्स में लिख के रखता हूं, टू मेल्ट कंप्लीट आइस। ठीक है, टू मेल्ट होल आइस। ठीक है, यहाँ पे टू मेल्ट होल आइस, हाउ मच एनर्जी वी नीड, कितनी एनर्जी हम लोग को लगेगी टू मेल्ट होल आइस, हाउ मच एनर्जी वी नीड? m इंटू एल, मास ऑफ आइस इंटू एल, एल ऑफ आइस। ठीक है, मतलब एल ऑफ फ्यूजन, एल एफ लिखते हैं हम लोग, फ्यूजन जो भी है। ठीक है, सो मास ऑफ आइस है कितना? 1000। तो मुझे तो 1000 kg इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3,336,000, कितनी होगी बताओ? कितने जीरो गिनते रहोगे? 336, एक 3 0, ये 3 0। इतनी एनर्जी लगेगी कि नहीं? इतनी एनर्जी लगेगी नहीं? हाँ, तो 3.36 इंटू 10⁸ मुझे एक बात बताओ, इतनी एनर्जी कौन दे रहा है इसको? मुझे बताओ, मतलब पूरा का पूरा आइस मेल्ट होना है तो उसको इतनी एनर्जी लगने वाली है, इतनी एनर्जी लगने वाली है, राइट? कौन देने वाला है इसको? कौन देने वाला है इतनी एनर्जी? भाई, इसकी जो एनर्जी है ये कौन देने वाला है? अरे भाई, वाटर मीटर नहीं, कौन देगा? वाटर, सॉरी, एयर वेयर नहीं, वाटर ही देगा कि नहीं? वाटर ही दे। लेकिन मुझे एक बात बताओ भाई, वाटर का टेम्परेचर है कितना? भाई, वाटर का टेम्परेचर है कितना? वाटर का टेम्परेचर है कितना? 50 डिग्री। तो मुझे तो वाटर के पास इतनी एनर्जी है क्या? मतलब वाटर 50 डिग्री से मैक्सिमम कितना जाएगा? जो पानी है, पानी का फाइनल एक इनिशियल टेम्परेचर है, वाटर का फाइनल टेम्परेचर कितना जाएगा? वाटर का टेम्परेचर कम होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। तो अपना जो वाटर है बेचारा, जो वाटर जो बेचारा है वो ये है, इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, वो फाइनली कितना जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा। तो कोई बोल सकता है कि वाटर अपने में से कितना एनर्जी निकालेगा? वाटर अपने में से कितना एनर्जी निकालेगा? सो वाटर का जो हीट जो वाटर लूज करेगा, हीट लॉस जो होगा वाटर का, वो कितना है? एम एम ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर, डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 50 - 0। आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मास ऑफ वाटर कितना है? 10। स्पेसिफिक ऑफ वाटर कितना है? 4200। एंड 50 कितना हुआ? कितना हुआ? टोटल एनर्जी कितना निकला है यहाँ पे? जरा ये कैलकुलेट करो जरा, कितना है? 42,000 इंटू 50 कितना होता है? कितना है? 42 × 5 कितना होता है? ठीक है, तो गाइज ये होता है 210, और फिर 1 2 3 4, 4 जीरो और डाल दो, इतना। राइट, राइट। मुझे होता है कितना है, ये कितना दिख रहा है एक्चुअली यहाँ पे? अब एक्चुअल में देखोगे तो ये कितना है? ये एनर्जी वाटर ने लूज किया, ये एनर्जी वाटर ने, हीट लॉस बाय वाटर। ये पूरा का पूरा हीट किसको मिला? ये पूरा का पूरा हीट किसको मिला? जो इतनी एनर्जी लूज हुई वो किसको मिली? आइस को। क्या ये पूरा का पूरा वाटर आइस को मेल्ट कर सकता है गाइस? यहाँ पे आगे आगे जीरोस देखो ना कितने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कितने जीरोस है? यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5। ठीक है, एक मिनट, हाँ बराबर तो है। इतनी एनर्जी है तो पूरे आइस को मेल्ट करवा सकते हैं क्या? पूरे आइस को तो इतनी एनर्जी लगेगी। तो मुझे बताओ, क्या पूरा आइस मेल्ट होगा इसमें? क्या पूरा आइस मेल्ट होगा? नहीं होगा। अब मुझे होता, वाटर अपना बेचारा 0 डिग्री तक पहुंच चुका है। अरे वाटर 0 डिग्री तक पहुंच चुका है, देखो फाइनल टेम्परेचर वाटर का कितना हो चुका है? 0 डिग्री। अपना आइस का टेम्परेचर कितना था? आइस का टेम्परेचर कितना था ऑलरेडी? कितना था आइस का टेम्परेचर गाइस?
आइस का टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री। ये 0 वो 0, मुझे तो हीट लॉस हो, अभी हीट मुझे होता ट्रांसफर होगी क्या? हीट ट्रांसफर होगी क्या? अरे 0 और 0 पहुंच गए तो हीट ट्रांसफर होगी क्या? नहीं। अब मुझे बताओ, मुझे पूछा है कि कितना आइस मेल्ट होगा, मुझे तो इसमें कितना आइस मेल्ट होगा। जो हीट लॉस बाय वाटर जो होगा, गाइस 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 यहाँ पे ध्यान में रखना, हीट लॉस जो किया वाटर ने, हीट गेन किसने किया? हीट गेन यहाँ पे किसका हुआ? आइस का। लेकिन मुझे बताओ, पूरा का पूरा आइस मेल्ट हुआ क्या? ये तो मैंने जो ग्रीन में लिखा है, टू मेल्ट होल आइस आई नीड दिस मच एनर्जी, बट इट इज नॉट पॉसिबल। कितनी एनर्जी मिल रही है? तो हीट लॉस बाय वाटर कितना है? 21000000, बराबर। अब कितना कितना आइस का कितना मास? तो आइस का जो मास है वो m लिखो, आइस का मास m लिखो, एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस लिखो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? ml लिखते हैं ना अपन, एल की वैल्यू तो पता ही है ना अपने को। तो जो भी यहाँ पे 21000000 इज इक्वल टू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज 336, ठीक है, 000। आपको समझ में आ रहा है? इससे मुझे m की वैल्यू मिली। कितनी है m की वैल्यू? कितनी है गाइस? m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? इसको ये डिवाइड करो, 3 ये गया, 2100 डिवाइड बाय 336, कितना है? अराउंड 6.25 गाइस, 6.25 केजी। इसका मतलब क्या है पता है आपको? मुझे बताओ, जो वाटर ने उसको हीट दी आइस को, उससे इतना ही आइस 6.25 केजी इतना आइस मेल्ट हुआ गाइस। 6.25 केजी इतना आइस मेल्ट हुआ, देखो, राइट। तो अब मुझे तो 6.25 इतना आइस मेल्ट हो, तो फाइनल कंपोजिशन क्या है इसका? जो फाइनल कंपोजिशन क्या है? 6.25 केजी आइस मेल्ट हुआ, तो 1000 केजी में से 6.25 केजी निकल गया, तो 1000 माइनस 6.25, इतना आइस रहा, इतना आइस बचा। और वाटर जो था 10 केजी, उसमें 6.25 केजी वाटर ऐड हुआ, तो 16.25 केजी वाटर बना, बराबर कि नहीं? कोई मुझे पूछ रहा है कि सर फाइनल टेम्परेचर 0 कैसे हुआ? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वाटर का फाइनल टेम्परेचर 0 कैसे हुआ? मुझे बताओ, यहाँ पे कौन लोग दो टच में, बताओ। वाटर टच में आइस, मतलब आइस टच में वाटर के साथ, वाटर ने हीट लूज किया आइस को, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर बढ़ा है, तो मुझे तो 50 डिग्री, तो बेसिकली वाटर हीट अपना लूज करेगा, तो वाटर का टेम्परेचर कम होते 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 कितना जाएगा? 0 डिग्री जाएगा ना। अब तुम मुझे बता यार, वाटर गर्म है, अपना पानी गर्म है, आइस ठंडा है, तो पानी आइस को एनर्जी देगा, तो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम वाटर टू आइस, तो वाटर का टेम्परेचर कम होते जाएगा होते जाएगा होता जाएगा, वाटर का टेम्परेचर कम होते 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 कितना जाएगा भाई? कितना जाएगा? वाटर का टेम्परेचर कम होते होते कितना जाएगा? अरे 0 ही जाएगा ना, और कितना जाएगा भाई? 0 ही तो जाएगा। जैसे ही 0 पहुंच गया, अपना वाटर 0 पहुंच गया, बट आइस इतना बड़ा है, आइस तो भाई पहले आइस आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, आइस थोड़ा 0 से ऊपर जाएगा। तुम लोग बोलेंगे सर आइस 0 से ऊपर 20 डिग्री, अरे 20 डिग्री का आइस होता है क्या? नहीं होता। तो पहले पहले ध्यान में रखना, मैंने क्या बोला, पूरा आइस मेल्ट होने के बाद एक साथ आइस का टेम्परेचर बढ़ता है, तो पहले तो उसको मेल्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेल्ट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेल्ट करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस पूरे आइस को मेल्ट करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो वाटर दे ही नहीं सकता, इसलिए वाटर 0 डिग्री पे आके रुक जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री, आइस 0 डिग्री, दोनों 0 डिग्री, अरे दोनों 0 डिग्री, समझ में आ रहा है? अब दोनों 0 डिग्री होगा तो कुछ ना कुछ भी नहीं होगा ना भाई, इट विल नेवर फ्रीज, राइट। मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है, आपको पता है ये क्वेश्चन क्या है? आपको पता है क्वेश्चन कौन सा है? भाई जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, पता है? अब याद करो, एकदम पहले, याद है मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था एकदम पहले? पूरा आइस अर्थ, मतलब पूरा अर्थ आइस का है, मास इतना ज्यादा है पूरे इसका, और वो 0 डिग्री का है। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज 0 डिग्री, उसके अंदर मैंने एक ड्रॉपलेट डाला था वाटर 40 डिग्री का, तो मैंने बोला था ये वाटर वाटर मुझे बताओ, वाटर फ्रीज होगा क्या?
गाइज यहाँ पे वाटर देखो, वाटर और आइस एक दूसरे को क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा। गाइज यहाँ पे आप देखोगे वाटर की औकात ही नहीं है इस पूरे आइस को मेल्ट करने की, बराबर की नहीं? क्योंकि इतना बड़ा अर्थ को मेल्ट करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा भाई, कौन देगा वो आइस, कौन देगा इतना एनर्जी? वाटर तो दे ही नहीं सकता। अरे वाटर नहीं दे सकता तो वाटर अपना बेचारा 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो वाटर थोड़ा सा आजू बाजू वाला आइस मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आइस मेल्ट होगा, ठीक है, सम आइस विल मेल्ट, और फाइनली क्या हो जाएगा गाइस, जो सम आइस जो मेल्ट हुआ है, ठीक है, तो पानी जो है वाटर वो 1 kg से थोड़ा सा ज्यादा वाटर रहेगा, अभी उधर 1 kg थोड़ा ज्यादा वाटर रहेगा, और अपना आइस आइस ही रहेगा, और दोनों का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है? तो वाटर भी 0 डिग्री, आइस भी 0 डिग्री, दोनों 0 0 डिग्री, खुश, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ठीक है। ये अभी आपको दिमाग कैसे लगाना है समझ में है, कैसे दिमाग लगाना है समझ में है, ठीक है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, ये दिमाग मतलब लगाने का, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। मैंने तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको सीधा, मतलब हाउ टू थिंक। ये वाला ना, ये वाला था, ठीक है। फाइनल कंपोजिशन, यहाँ पे इसको हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं गाइस, फाइनल कंपोजिशन, फाइनल कंपोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है, मतलब फाइनल कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, समझ में आ रहा है? तो मुझे तो यहाँ पे वाटर 0 डिग्री पे रहेगा, वाटर 0 डिग्री पे रहेगा, फ्रीज नहीं होगा, इट वोंट फ्रीज। कैसे फ्रीज होगा? इट वोंट फ्रीज, ठीक है। ये भी 0 डिग्री, वाटर 0 डिग्री, आइस भी 0 डिग्री, थोड़ा सा आइस मेल्ट हो गया, एक वैसा का वैसा ही रहा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उसमें। समझ में आ रहा है गाइस सबको? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? अब मुझे बताओ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्या? मैंने बहुत कम छोटा सा आइस दिया है और बहुत ज्यादा वाटर दिया है, छोटा सा आइस बहुत ज्यादा वाटर, तो ऐसा भी हो सकता है ना, वाटर आइस में डाल के आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो जाए, और आइस मेल्ट होके वाटर बन जाए, और फिर वो आइस जो वाटर बना उसका टेम्परेचर और वो वाटर ये दोनों करके एक जगह पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना गाइस? मतलब क्वेश्चन बनने के लिए ऐसा बन सकता है ना। देखो मैं मतलब एक छोटा सा मतलब एक क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन सब आपको एक्सियोरमा और अलग अलग जगह पे मिलेंगे, ठीक है। और 10 मिनट है, उसके 10 मिनट के बाद मैं आपको फंडे दूंगा, सुनो सब लोग सुनो, 10 मिनट के बाद हाउ टू टेक केयर ऑफ योर, क्या, अपना पूरा का पूरा, ये लिखना है क्या? लिखो, चलो इसको लिख दो गाइस, इसको लिख दो, तो यहाँ पे लिख दो, इतना आइस क्या हो जाएगा, दिस मच आइस मेल्ट, इतने आइस मेल्ट हो जाएगा। ये क्या है, टू मेल्ट द आइस वी नीड दिस मच एनर्जी, दिस इज लाइक जस्ट अ रफ कैलकुलेशन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, गाइस सब लोग मुझे एक बात बताओ, सब लोग एक बात बताओ, ये हो गया लिख के, ये हो गया लिख के, एक ऐसे क्वेश्चन करना है। देखो आज कोई मुझे पढ़ाना नहीं था, आज मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ही करना था, ये सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्विंग होता है जो आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। गाइस एक अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट, मैं आज का डेट, आज मेरा आज डेट नहीं लूंगा मैं, ठीक है, देयर इज नो डेट, ठीक है। अ, ये क्योंकि पूरा वो कर लेंगे, और
मतलब मैं डिस्कस करता हूँ कि कैसे आपका शेड्यूल होना चाहिए, और बट एफएलटी आपको प्रॉपर तरीके से देना है। एफएलटी का पोर्शन सबको पता है ना, फुल लेंथ टेस्ट। भाई सब लोग देखो यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट आपका अलग पोर्टल पे होगा। मैंने आपको बोला थोड़ा सा फुल लेंथ टेस्ट अच्छे लेवल पे रहेगा, तो फुल लेंथ टेस्ट अभी हम लोग अलग पोर्टल पे जा रहे हैं, ठीक है। और वो पोर्टल पे जो एक्चुअली टेस्ट है जेई मेन एंड नीट, ये थोड़े से अलग लेवल पे टेस्ट रहेगी। सो देर इज नो टेस्ट टुडे, देर इज नो डैट टुडे, ठीक है। आज कोई भी डैट नहीं है क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, तो जाके थोड़ा सा उसका मनन कर लो, थोड़ा सा देख लो, फिर डैट बाद में रख देंगे, ठीक है गाइस। क्योंकि वैसे भी दिवाली के बाद मुझे थोड़ा सा इसका एक झलक देके हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ठीक है गाइस। बट थोड़ा आपको फील आ रहा है, हीट हीट का फील आ रहा है कि कैसे यूज करना होता है। मैं अलग अलग क्वेश्चन आपको करवाया, अलग अलग केसेस आपको करवाया, थोड़ा फील आ रहा है, ठीक है। सिर्फ 1-2 मिनट रुको, अभी 1-2 मिनट। मैंने सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दिया गाइस, सिर्फ बताओ मतलब क्या हो सकता है, सिर्फ बताओ, सिर्फ बताओ क्या हो सकता है आपके हिसाब से। मैंने बोला यहाँ पे 1000 kg वाटर है, 1000 kg वाटर है, देखो 1000 kg भाई, बहुत मस्त वाटर है, बहुत बड़ा वाटर है। टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। देखो इनिशियल टेम्परेचर, इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर मैंने 10 kg का आइस डाल दिया, 10 kg का आइस डाल दिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा, क्या होगा। अब मुझे बताओ, क्या ये 10 kg आइस को मेल्ट कर सकता है। यस, आइस मेल्ट हो सकता है। आइस मेल्ट हो गए, जो 10 kg बना, 10 kg वाटर, ये जो 10 kg वाटर बना, और ये वाटर, इस वाटर का टेम्परेचर कम होगा, इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और फाइनली कंपोजिशन क्या रहेगा, फाइनली कंपोजिशन क्या रहेगा गाइस, पूरा का पूरा वाटर रहेगा कि नहीं। आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, आपको चेक करना है, चेक कैसे कर सकते हैं बताओ मुझे, जस्ट बैक 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 ऑफ द माइंड में चेक करने का। हाँ, 10 kg पूरा आइस को मेल्ट करना है, होल आइस मेल्ट, ठीक है, होल आइस मेल्ट, देन कितनी कितनी एनर्जी लगेगी, हाउ मच एनर्जी इट इज रिक्वायर्ड, 10 इंटू क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज 336000, राइट। इतनी एनर्जी आई विल नीड, ठीक है। तो कितनी एनर्जी लगेगी, 336000, इतनी एनर्जी आई विल नीड, आई नीड दिस मच एनर्जी, ठीक है। इतना एनर्जी दे पाएगा क्या, लेट्स से टेम्परेचर ऑफ वाटर पूरा का पूरा कम हुआ, पूरा का पूरा कम हो गया, 0 डिग्री हुआ। चलो अपन देखते हैं कि यहां से कितनी एनर्जी निकल सकती है। जस्ट बैक कैलकुलेशन, जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बैक कैलकुलेशन है। बैक कैलकुलेशन मतलब क्या, ये 1000, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4200, और डेल्टा टी इज 100। हो सकता है क्या पॉसिबल, देखो है ना, पॉसिबल दिख रहा है ना। तो पूरा वाटर 0 डिग्री पे भी गया तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलने वाली है, और इतनी एनर्जी चाहिए, इसका मतलब इतना तो कंफर्म है, ये 0 डिग्री तो आएगा नहीं, कोई पंगा नहीं। हाँ, अब क्वेश्चन चालू होता है यहाँ से। फिर क्या होगा पता है आपको, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। फिर क्या होगा, जो इसका जो फाइनल टेम्परेचर है, मतलब इसका जो टेम्परेचर है, सब लोग यहाँ पे देखो, इसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, वो कम हो गए, फाइनली कितना होगा, सम टी, कुछ ना कुछ टी होगा ना टेम्परेचर। आइस क्या होगा, आइस, आइस क्या होगा, आइस फर्स्ट इट विल मेल्ट, और ये मेल्ट होके इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से टी होगा। सो बेसिकली हीट लॉस बाय दिस वाटर इज हीट गेन बाय दिस आइस। आइस मेल्ट होगा और फिर मेल्ट बने हुए उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फाइनल टी मिल सकता है कि नहीं, फाइनल टी मिलेगा कि नहीं। इक्वेशन मतलब मैं आपको इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे, सब लोग एक सिर्फ इक्वेशन लिखता हूँ फिर खत्म कर देते हैं। हीट लॉस बाय वाटर, हीट गेन बाय आइस, लेकिन इसमें दो प्रोसेस होगी, हीट गेन बाय इसमें दो प्रोसेस है, हीट लॉस बाय वाटर में एक ही प्रोसेस। हीट लॉस बाय वाटर कितना होगा, ठीक है, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, एंड डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना होगा 100 माइनस टी, इसका टेम्परेचर कम होकर टी होगा। आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट होगा तो क्या, मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये तो होगा ही होगा, प्लस अब जो अब मुझे बताओ, ये जो आइस है, यही आइस का ही मास लेना है, क्योंकि मास ऑफ आइस पूरा मास ऑफ वाटर बन चुका है ना। अरे एक बार आइस मेल्ट होने के बाद वो पूरा का पूरा वाटर बन चुका है, तो मास ऑफ आइस इज नथिंग बट मास ऑफ वाटर ओनली, तो मास ऑफ आइस ही लिखेंगे अपन, जो यहाँ पे अपना था, इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है। अब टाइम टेम्परेचर बढ़ेगा तो T-0, ये आपको समझ में इक्वेशन मैंने क्या लिखा, जिनको इक्वेशन समझ में है, जिसको पूरा का पूरा कोई भी आपको कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, जिसको इक्वेशन समझ में है।
जिसको इक्वेशन अभी समझ में है, आपका पूरा का पूरा बन गया। दिस इज नथिंग बट हीट गेन बाय आइस, ये दोनों का एडिशन। दिस इज हीट। मैं वापस बता रहा हूं, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं, मैं इसको सबको रब कर देता हूँ, ये सब कुछ रब कर दिया, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो एक बार लास्ट का, सब लोग यहाँ पे देखो एक बार लास्ट का ये चीज, मैं ये सब कुछ रब कर देता हूँ। पहले तो मुझे बताओ, अभी जो मैंने किया, आपको समझ, इतना तो आपको समझ में आया होगा, इतना आपको एक समझ में आया कि ये जो आइस है, ये मेल्ट होके, मतलब बैक कैलकुलेशन से ये आइस पूरा का पूरा मेल्ट होके वाटर बनने वाला है, इतना समझ में आया। ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके वाटर बनने वाला है, इतना समझ में आया, ठीक है। ये जो वाटर है, अब मुझे होता, किसी ने बोला कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है, फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कंपोजिशन, नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कंपोजिशन कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्टली पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा और वाटर का, वाटर 1000 kg है, 10 kg है तो 1010, ये मेरा आंसर है। अब जेई मेन में या नीट के अच्छे लेवल के क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, फाइंड द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा इसका, इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, तो क्या होगा, 1000 kg का वाटर है, इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो मुझे बताओ जो वाटर का इनिशियल टेम्परेचर बढ़ के कितना होगा, सॉरी कम होके कितना होगा, तो वाटर का जो फाइनल टेम्परेचर होगा, सो द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे सब लोग देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं अच्छे से लिखता हूँ अभी यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मास ऑफ वाटर 1000 kg था, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था, उसका फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना हुआ, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना हुआ, टी हो गया, मुझे पता नहीं ना, निकालना है ना, मुझे टी निकालना है, इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो गया, टी हो गया। ये जो आइस है, आइस, आइस का मुझे बताओ, यहाँ पे आइस का क्या हुआ, जो मेरा आइस था वो 0 डिग्री पे था, तो पहले तो मुझे बताओ 0 डिग्री का आइस का क्या हो गया, पूरा का पूरा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया वाटर, वाटर बन गया कि नहीं 0 डिग्री पे, बराबर। मतलब ये जो आइस है इतना वाटर बन गया। अब ये जो आइस का वाटर बना और इधर का वाटर, ये दोनों वाटर अलग अलग है, ये जो वाटर बना आइस का, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री है। अब वो 0 डिग्री का टेम्परेचर और बढ़ेगा, और फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में यही वाटर जो 0 डिग्री का था वो बढ़ के वाटर बनेगा कितना, वाटर कितना बनेगा, टी टेम्परेचर का, टी का ना, जो टी है ना फाइनल टेम्परेचर, वाटर बनेगा टी टेम्परेचर का, टी डिग्री सेल्सियस। आपको समझ में आ रहा है, 0 डिग्री से टी डिग्री। तो ये जो ये था इसके 2 स्टेप्स में हुआ, वो 2 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखा है। मास ऑफ आइस, तो इसको कितना एनर्जी लगा, आइस से वाटर कन्वर्ट होने के लिए, मास ऑफ आइस इंटू लैटिस हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसका जो एनर्जी लगा दैट इज डेल्टा Q1। वाटर 0 डिग्री का टी डिग्री तक पहुंच गया, तो उसको कितना एनर्जी लगा, मास ऑफ आइस जो ये इतना था इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू T-0। समझ में आ रहा है, डेल्टा टी, एम एच डेल्टा टी, भाई यही तो एम एच डेल्टा टी है ना। डेल्टा Q2 कितना होगा, मास ऑफ, ये कितना मास है इसका, 10 kg है भाई, ये इसका ये जो 10 kg है ना, बेसिकली डायरेक्टली 10 kg भी लिख सकता हूँ, इसलिए तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हो भाई, मुझे लगता है ये 10 kg है। तो दिस इज नथिंग बट एम एच डेल्टा टी, एम एच डेल्टा टी मतलब क्या, 10 kg जो इसका है इंटू एस ऑफ वाटर, डेल्टा टी कितना है, T-0, और डेल्टा Q1 कितना है, यहाँ पे कितना हीट इसको लगेगा, एम, मतलब 10 kg इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको समझ में आ रहा है। अब ये हीट कौन देगा आपको, तो जो भी आइस को मेल्ट होके उसमें जो हीट लगा वो कौन देगा, ये वाला वाटर देगा ना, ये वाला वाटर हीट लूज करेगा, तो ये वाला वाटर देगा। देखो ना यहाँ पे, हीट लूज बाय दिस वाटर, जिसमें आप यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे मास ऑफ वाटर क्या डालोगे, यहाँ पे डालोगे 1000 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वैसे ही रखो, मतलब वो आपको डालना पड़ेगा फाइनली, तो इक्वेशन आपको लिखना, समझ में आ रहा है गाइस। चलो बस इतना ही है, जिनको समझ में नहीं आया होगा लेक्चर्स को वापस देख लो दिवाली में, ठीक है। और पूरा का पूरा कैलोरीमेट्री अपना खत्म हो चुका है गाइस। फाइनल टेम्परेचर आपको मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दिया, तो आई डोंट नो कि कितना फाइनल टेम्परेचर होगा इसका, ठीक है, थोड़ा सा लंबा वाला है, बट सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे दिए हैं सेम इसके हैं,
सेम टाइप के। देखो 1 kg ऑफ वाटर इज मिक्स विद दिस स्टीम, फाइनल फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे स्टीम है, तो स्टीम तो पहले 100 डिग्री की स्टीम कन्वर्ट होगी वाटर में, वाटर से वो 0 डिग्री पे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, तो ये सब एचएमआर के क्वेश्चन मैंने लिए थे, तो अभी कर सकते हो आराम से। अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्केड्यूल। ठीक है गाइस, अब ये पूरा का पूरा प्लान जो आपको दिवाली में फॉलो करना है, दिवाली में फॉलो करना है। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ब्रेक की जरूरत थोड़ी है आपको, ब्रेक की जरूरत, इसके बाद खत्म कर लेते हैं, थोड़ा सा फंडा सुन लो और खत्म कर लो। और फिर दिवाली, दिवाली के अंदर ऐसी हैप्पी दिवाली का एक छोटा सा हम लोग सेशन रखेंगे, ऐसी 15 मिनट का, ऐसी सब पहले हैप्पी दिवाली करेंगे। ठीक है, अंदर ही। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे देखो गाइस, कल का टाइम, कल सुनो, न्यू पोर्टल पे आपकी जो वैट होगी वो नए पोर्टल पे होगी। ऑलवेज ध्यान में रखना, आपकी जो वीकली असेसमेंट टेस्ट और एफएलटी फुल लेंथ टेस्ट, ये दोनों कहां पे होगी? न्यू पोर्टल पे। एंड दिस न्यू पोर्टल इज कंप्लीट, एकदम प्रॉपर। ठीक है, ये एकदम प्रॉपर जेई मेन, नीट। ठीक है, और नीट में भी थोड़ा सा अपर लेवल, जो भी नीट के लोग हैं, थोड़ा सा ये अपर लेवल का नीट का आपको एग्जाम मिलेगा, तो आपको मार्क्स कम आ सकता है, मार्क्स कम आ सकता है। ठीक है, मैं आवाज बोल रहा हूं मैं। तो जेई मेन, नीट और जेई एडवांस, ऐसे करके आपके एग्जाम्स होंगे गाइस। ठीक है, तो आपको कल, ठीक है, आज मैंने आपको बोला ना, आज अपना टेस्ट, मतलब मैंने डाइट कैंसिल किया है। कल आपका इसी के ऊपर गाइस, कल आपका इसी के ऊपर नया पोर्टल का नाम आपको समझ में आ जाएगा, सबको लिंक आ जाएगा, टेंशन मतलब। कल आपको इसी के ऊपर एक छोटा सा डैट रखना है हम लोग को, मतलब एक छोटा सा डैट नहीं, सॉरी, मॉक टेस्ट बोलता हूँ मैं उसको। इसमें इसके मार्क्स कंसीडर नहीं करेंगे, जस्ट टू मतलब आप कंफर्टेबल हो जाओगे न्यू पोर्टल के साथ, क्योंकि डायरेक्टली 3 आवर्स का आप टेस्ट दोगे, एफएलटी दोगे, उसके पहले आप आदमी डर जाता है, फिर कुछ गलत दबा देता है, फिर गलत सबमिट हो जाता है पेपर। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे गाइस, हम लोग यहाँ पे देखो, हम कल आपको एक छोटा सा डेमो टेस्ट रखेंगे। ठीक है, डेमो टेस्ट, उसका भी आपको आ जाएगा पूरा का पूरा। डेमो टेस्ट में अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, हाउ टू क्लिक, हाउ टू सबमिट टेस्ट वगैरह सब कुछ। ठीक है, और इसमें तो कुछ नहीं गाइस, ये प्रॉपर जो भी मार्क्स होते हैं जेई मेन के, नीट के, जेई एडवांस के, वही मार्क्स रहेंगे। जेई एडवांस तो पता नहीं होता कितने मार्क्स का आता है, तो जेई एडवांस स्टूडेंट्स को जेई मेन भी देना है, जेई एडवांस भी देना है। ठीक है, जेई मेन वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ जेई मेन देना है, नीट वालों को सिर्फ नीट देना है। ठीक है, हाँ, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स नहीं है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स बाद में आएगा। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स अभी मतलब टेस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो तो आपको पोर्शन तो मैंने बता दिया था पहले बहुत क्लास में, राइट गाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सब लोग यहाँ पे देखो, आपको दिवाली वेकेशन कैसे करना है। चलो पहले तो मुझे तो दिवाली वेकेशन में आपको कितना दिन में कितना घंटा पढ़ना है आपको। चलो कितने लोगों का, पहले तो मुझे तो बैकलॉग बचा है, बैकलॉग। पहले हम लोग बैकलॉग का डेफिनेशन भी देखते हैं, व्हाट इज बैकलॉग। ठीक है, एक एक पहले सुनो, व्हाट इज बैकलॉग। पहले मुझे तो बैकलॉग क्या होता है, पहले मुझे तो बैकलॉग क्या होता है। हम बोलते हैं ना सर बैकलॉग इतना सब बचा हुआ है, सो व्हाट इज बैकलॉग आपके हिसाब से। यस, आपके कंसेप्ट ध्यान में रखना, बैकलॉग इज नथिंग बट, सपोज सपोज आपने कोई लेक्चर्स मिस किए हैं, ध्यान में रखना, आपके लेक्चर्स मिस हो गए हैं। ठीक है, मतलब सपोज जैसे मैंने आपको पढ़ा है, मैंने आपको ओल्ड बैच की बात कर रहा हूं मैं, जैसे ओल्ड बैच में मैंने काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ये 5 चैप्टर्स मैंने मेन चैप्टर्स पढ़ा है। ठीक है, स्केलर वेक्टर कैलकुलस, अभी स्केलर वेक्टर कैलकुलस 7 चैप्टर्स मैंने पढ़ा है। अब 7 चैप्टर्स का आपका सपोज ऐसा है कि आपका काइनेमेटिक्स का ग्राफ मिस हो गया है, आपका लेट्स से वर्क एनर्जी पावर का 2 लेक्चर्स आपने मिस कर दिए, सर्कुलर मोशन पूरा का पूरा मिस कर दिया लेक्चर वाइज, मतलब आपने लेक्चर ही नहीं देखा, तो दैट इज कॉल्ड बैकलॉग। ठीक है,
अब कोई बोलेगा सर मैंने लेक्चर सब कुछ देखे, मैंने आपके सारे लेक्चर्स देख लिए, ठीक है, बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मेरा एचसी वर्मा सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या वो बैकलॉग होगा? गाइस कुछ हद तक देखो, कुछ हद तक वो बैकलॉग होगा। मतलब मैं आपको बोलता हूं, एक अभी कान खोल के सब लोग सुन लो, आपको आपको एचसी वर्मा के, सब लोग देखो यहाँ पे, एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं, पता है? सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल्स, सॉल्व एग्जाम्पल मतलब कौन से? जो उन्होंने, जिसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी दिए रहते हैं, जो भी दिए रहते हैं, वो सारे सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं। क्या आप उतने कर सकते हो क्या? जो अपने क्लास की, जो मैं क्लास में जो कराता हूँ वो क्वेश्चन एंड सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल आप कर सकते हो, सारे सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल। मुझे एक चैप्टर के कितने सॉल्व एग्जाम्पल हो गए? शर्मा में एक चैप्टर के कितने सॉल्व एग्जाम्पल हो गए फिजिक्स के? अराउंड 15, अराउंड 15, 15 होंगे, 15, ठीक है, 15 पकड़ लेते चलो। तो मुझे बताओ, 5 चैप्टर्स है, अपने मेन चैप्टर्स 5 है, राइट? 5 चैप्टर्स के कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल? 75 टू 80 क्वेश्चन, 75 टू 80 क्वेश्चन होंगे भाई। टोटल अपना फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे तो टोटल एचसी वर्मा के 5 चैप्टर्स के 75 टू 80 क्वेश्चंस होंगे, बराबर गाइस? ठीक है, तो क्या मुझे बताओ, दिवाली वेकेशन में, दिवाली वेकेशन में, दिवाली में क्या आप इतना नहीं कर सकते गाइस? क्या दिवाली वेकेशन में इतना नहीं कर सकते आप? 75 टू 80 क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, 75 80 क्वेश्चंस में अराउंड अराउंड मतलब 80 क्वेश्चंस में अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे जो नीट एंड जेई मेन के काम के होंगे। बाकी जो तो 10 15 क्वेश्चन जो एचआर में एकदम लास्ट के जो एग्जांपल सॉल्व होते हैं ना, कभी भी सॉल्व एग्जांपल में जो लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व जो होते हैं वो एडवांस वाले होते हैं, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री का भी बोलूंगा, अभी पहले यहाँ पे देखो, तो अराउंड तो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करने हैं। तो देखो बैकलॉग मतलब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, आप इतना कर दिया, एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल सारे कर दिए, मतलब नीट एंड जेई मेन के लिए 50 क्वेश्चंस आपने कर लिए, जो भी लेक्चर्स आपका बचा हुआ था वो आपने कर लिया, मतलब आपका कोई भी बैकलॉग नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूं, आपका कोई भी बैकलॉग नहीं है। अब जो सॉल्व एग्जांपल होते हैं, जो जो सॉरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस, वो तो 2 साल करते रहना है, तो उसको बैकलॉग मत मानो। मतलब किसी ने बोला सर आपने ना होमवर्क दिया था, मैंने होमवर्क ही नहीं किया था, या मॉड्यूल्स में इतने सारे 200 200 300 300 क्वेश्चन है, 200 300 क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स के, डीसी पांडे में 200 क्वेश्चन है, सो तो सर सिर्फ काइनेमेटिक्स की 500 क्वेश्चन है। अब 500 क्वेश्चन तो भाई ये आपको फट करके नहीं करना है ना, 500 क्वेश्चन आपको 2 साल में करने हैं, बराबर कि नहीं? और जो भी असाइनमेंट ये वो वर्कशीट वगैरह गाइस, सो दैट इज नॉट योर बैकलॉग। तो पहले दिमाग से हटा दो, व्हाट इज बैकलॉग? बैकलॉग सपोज एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल आपने कर लिए, और मेरे क्वेश्चंस जो मैं आपको क्लास में करवाता हूँ वो आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, इसका मतलब आपका वो चैप्टर है। अब उसको स्ट्रांग बनाना है ओवर द टाइम, ओवर द टाइम अपन करेंगे उसको, धीरे 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 करके उसको ऊपर बनाएंगे। बट कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग रहना है, कंसेप्चुअली आपको स्ट्रांग रहना है, कंसेप्ट आपको समझ में आता है, मैं क्लास में पढ़ा तो आपको समझ में आता है, बस मतलब आप सही लाइन पे हो। कोई बोलेगा सर जी टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, टेस्ट में मार्क्स कम आते। अब पहली चीज आपको ये दिवाली के बाद बिल्कुल आपको बदलना है, आपको टेस्ट में 0 भी मार्क्स आएंगे गाइस, गाइस गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में आपको 0 मार्क्स भी आएंगे, टेस्ट में आपको 0 मार्क्स भी आएंगे, आपको टेस्ट देनी है। आपने वो चैप्टर का प्रिपरेशन नहीं किया होगा, उसके बाद भी आपको देनी है। और कुछ लोग, मुझे तो आप में से कितने लोग, पहले हैंड डाउन कर लो, हैंड डाउन कर लो, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो जिनका शायद से वो पहले 2 लेक्चर नहीं बैठे, इसलिए मेरा तीसरा लेक्चर और फिर वीडियो देखते रिकॉर्डिंग से, एक्चुअली लाइव लेक्चर बैठते ही नहीं, लाइव लेक्चर बैठेंगे नहीं, ऐसा चालू करके रखेंगे और अपना फिर बाद में देखते रहेंगे। गाइस हैंड रेस कर लो, ऐसे कितने लोग हैं, पहले हैंड रेस कर लो। ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको ऐसे दिमाग में रहता है, अरे सर मैंने तो 3 लेक्चर मिस किए थे आपके, अब ये तो लेक्चर मुझे समझ में ही आएगा, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं आपका लाइव लेक्चर जो लाइव अपन जो पढ़ाते वो बैठते नहीं है, पिछले वाला बैठते हैं, मतलब पिछले वाला अपना रिकॉर्डिंग देखते रहते, रिकॉर्डिंग देखते रहते। गाइज गाइज गाइज, जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया है, अब से दिवाली के बाद से एक रूल,
गाइस दिवाली के बाद से एक रूल, जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है, ठीक है, पहले हैंड रेज कर लो, सब लोग हैंड रेज कर लो। आपके लिए एक स्पेशल मैं वो भी करवाऊंगा, पहले हैंड रेज कर लो। हम छोटा सा एक मीटिंग भी लेंगे, आपका वन ऑन वन मीटिंग, मतलब वन ऑन वन मतलब एक ग्रुप वाला मीटिंग लेंगे अपन। पहले हैंड रेज कर लो, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर अपन एक वन ऑन वन मीटिंग लेंगे। दिवाली के अंदर भी आपको भी कुछ कुछ चीजें और बताऊंगा ऐसे लोगों को। जो लोग क्या करते हैं, जो मेरा लाइव लेक्चर चलता है, मेरा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, किसी का भी जो लाइव लेक्चर चलता है, वो बैठते नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में रहता है अरे मैंने ये लेक्चर तो मिस किया था, इसके पहले वाला लेक्चर मिस किया, तो ये लेक्चर बैठ के मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले चलो पिछले वाला लेक्चर बैठते हैं। ये वाला लेक्चर बैठती नहीं, फिर बैकलॉग बढ़ते ही जाता है लेक्चर्स का। वो सब लोग हैंड रेस कर लो, सब लोग हैंड रेस कर लो, ठीक है। जो भी है, अभी 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 जो लोग अभी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मैं अभी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो सब लोग हैंड रेस कर लो गाइस। सिर्फ 1 मिनट होगा, हैंड रेस ही रखो, मतलब फिर आपका मैं मीटिंग लगाऊंगा हमारे साथ पर्सनल, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। सब लोग, मतलब जिन लोग का ये हो रहा है मतलब प्रॉब्लम्स, उनके लिए, ठीक है। ठीक है गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। चलो अभी आपने हैंड रेज किया है और आपने बता दिया ये आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है। अभी मैंने आपको बोला था हैंड रेज करो ऐसे लोग। अब देखो गाइस, क्या जो जो भी है, अब केमिस्ट्री का, फिजिक्स का है, जो भी हम लोग बाद में आपको कॉल करके पूछ लेंगे, ठीक है, किस किस का क्या क्या प्रॉब्लम है सब लोग। लेकिन यहाँ पे देखो, आफ्टर दिवाली गाइस, आफ्टर दिवाली, सबसे बड़ी चीज, आफ्टर दिवाली एक भी स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग जो हम लोग अपलोड करते हैं उससे नहीं पड़ेगा। आपको लाइव लेक्चर, आपने सपोज कोई लेक्चर मिस भी किया है ना, सपोज आपने पिछले वाला लेक्चर मिस भी किया है लेक्चर बैठने का, डोंट मिस लाइव लेक्चर्स। क्योंकि लाइव लेक्चर्स नहीं मिलेंगे तो भाई फिर रिकॉर्डिंग देख लो, फिर रिकॉर्डिंग ही देख लो ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आफ्टर दिवाली हर एक कोई लाइव लेक्चर बैठेगा, ठीक है। लाइव लेक्चर आपको बैठना है। सपोज अब आपका ये काम है, कहीं से आपका काम है, सपोज आपने, लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर का मेरा तीसरा लेक्चर चल रहा है। कुछ आपका हुआ, आपने 2 लेक्चर मिस किए, बराबर, आपने 2 लेक्चर मिस किए। तीसरा लेक्चर आप बैठ पाओगे क्या, मुझे बताओ, तीसरा लेक्चर बैठ पाओगे क्या? आप तीसरा लेक्चर बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो आपका काम क्या होना चाहिए, आपका काम करना चाहिए रिस्पेक्टिव टीचर, ठीक है। पहले आपको क्या करो, आप फटाफट उसका रिकॉर्डिंग देख लो। मतलब जैसे आज लेक्चर है ना, तो लेक्चर के टाइम पे कभी रिकॉर्डिंग नहीं देखना है गाइस। आपको सपोज जेई नीट क्वालिफाई करना है, जेई नीट सीईटी क्वालिफाई करना, आपको आपकी जिंदगी सपोज बनानी है, तो पहली चीज, जिस टाइम पे अपना लेक्चर चलता है लाइव लेक्चर, उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं देखनी है। आपको उसके 2 दिन देखनी है, क्योंकि हर लेक्चर में, जैसे मेरा लेक्चर मंडे एंड थर्सडे को होता है, तो 2-3 दिन का टाइम मिलता है ना, रात को या 1.5 स्पीड से देखो, कुछ भी करो। आपको डाउट होगा तो उन प्रोफेसर से, उन पहले वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर से वो करो कि मुझे गौरव सर के साथ बात करनी है रात को, या आतिश सर के साथ बात करनी है रात को, या रोहित रोहित चौटाई सर, या कोई भी जो भी XYZ टीचर, उसके साथ बात करनी है गाइस। बात करके सॉर्ट कर लो। अब बात नहीं करोगे, हम रात को आपका कॉल उठाएंगे, मतलब सपोज आपने किसी कोई कोऑर्डिनेटर को बोल दिया, कोई कोऑर्डिनेटर को बोल दिया कि गौरव सर से मुझे बात करनी है 10:30, फिर ठीक है 10:30 11 को आपने मैसेज किया, मैं आपके साथ बात कर लूंगा। हाँ सपोज एकदम मैं कहीं पे हूँ, मैं कहीं पे घूम रहा हूँ, तो फिर शायद से नहीं हो पाएगा, बट स्टिल इवन एट मिडनाइट कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सोते 1:30-2 बजे, जनरली मैं 1:30-2 बजे सोता हूँ। एक आध दिन आता है जहाँ पे मैं 12 बजे सो जाता हूँ, लेकिन 1:30-2 बजे मैं सोता हूँ, तो आई एम अवेक टिल 2 o'clock, तो आप आराम से बात कर सकते हो, ठीक है। मेरे से, आतिफ सर से, अपने शिवम सर से, केमिस्ट्री के जितने भी, मतलब कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हो, ठीक है गाइस। जो भी आपके रिस्पेक्टिव केमिस्ट्री टीचर्स हैं, फिजिक्स मैथ्स टीचर्स हैं, सबके साथ। बट आपको ध्यान में रखना है, ऑलवेज आपको अभी एम करना है, लाइव लेक्चर को मिस नहीं करना है। डोंट मिस लाइव लेक्चर्स, बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो अभी आपके पास दिवाली का टाइम है, अब सब लोग ध्यान से सुनो। पहले तो मुझे बताओ, फिजिक्स केम एंड मैथ्स में सबसे अभी एट प्रेजेंट सबसे आपको डिफिकल्ट क्या जा रहा है? डिफिकल्ट मतलब बैकलॉग सबसे ज्यादा किसका बचा है? चलो सबसे ज्यादा बैकलॉग किसका सबसे ज्यादा बचा है? टॉपिक का नाम डालो। सबसे ज्यादा बैकलॉग किसका, इसका बचा हुआ है? अभी
मुझे लगता है कि सब मतलब इक्वल ही बचा ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। फिजिक्स के कितने टॉपिक हुए अपने? 7 चैप्टर्स। ठीक है, केमिस्ट्री कितने हुए? केमिस्ट्री कितने हुए आप, कह रहा हूँ केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा किसमें ज्यादा वो जा रहा है? केमिस्ट्री में किसमें ज्यादा जा रहा है, मतलब आपको डिफिकल्ट क्या जा रहा है? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में डिफिकल्ट क्या जा रहा है? डिफिकल्ट क्या जा रहा है गाइस? डिफिकल्ट क्या जा रहा है आपको? लिखो लिखो, सब लोग लिखो, सब लोग लिखो गाइस, डिफिकल्ट क्या जा रहा है? ओके, ऑर्गेनिक डिफिकल्ट जा रहा है। ठीक है, तो डिफिकल्ट इज ऑर्गेनिक। ठीक है, तो कुछ लोग बोले पूरा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक जा रहा है। ठीक है, पूरा केमिस्ट्री। तो जैसे केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट डिफिकल्ट जा रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट है ही, तो उसको अपन इजी बनाएंगे। अब रुको जरा। ठीक है, उसको इजी बनाने का हम लोग मेथड देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक इज गोइंग डिफिकल्ट। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर थोड़ा सा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी लिखे देते हैं। बायोलॉजी यार तुम लोग कर लो यार, बायोलॉजी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बायोलॉजी तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग फिजिकल, कुछ कुछ लोग को फिजिकल डिफिकल्ट जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग को ऑर्गेनिक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों जा रहे हैं। और मैथ्स में कितने चैप्टर्स हुए? मैथ्स में कितने चैप्टर्स हुए गाइस? मैथ्स में कितने चैप्टर्स हुए? अराउंड 5 to 6। ठीक है, 5 to 6। ठीक है, तो 5 to 6 चैप्टर्स यहाँ पे हुए हैं। ठीक है गाइस, गाइस मुझे बताओ, फिजिक्स में जेवाईसी के वीडियोस अवेलेबल है? फिजिक्स में जेवाईसी के वीडियोस अवेलेबल है? अवेलेबल है। ठीक है, अब मुझे तो एक बार मैंने पढ़ा दिया है। सपोज जो कोई बंदा है जिसने सपोज 1-2 चैप्टर मिस किया होगा, ठीक है, तो मैं ऐसा पकड़ सकता हूँ गाइस, ऐसा पकड़ सकता हूँ कंसेप्चुअली। आपको क्या करना है डेली? आपको कितना पढ़ना है मुझे बताओ। आपको सपोज दिवाली वेकेशन में डेली कितना पढ़ना है? मुझे एक रफ नंबर दो, मुझे कितना पढ़ना है आपको बताओ। रफ आपको कितना पढ़ना है? दिवाली का वेकेशन कितना दिन का है? 7 डेज गाइस। 7 डेज में एक काम करते हैं, 2 दिन हॉलीडे लो। 2 दिन हॉलीडे ले सकते हैं तुम लोग? 2 डे का हॉलीडे आपको चलेगा? चलो 2 दिन पूरा हॉलीडे लो। नहीं, चलो 1 दिन का हॉलीडे, 1 दिन का हॉलीडे। चलो एक काम करते हैं ना, ये 2 दिन है ना, 2 दिन, 2 दिन, 2 दिन आप लोग 1 दिन का पूरा हॉलीडे लो। या कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो 2 दिन आप सिर्फ 2 आवर्स पढ़ लो। चलो 2 दिन आपको सिर्फ 2 आवर्स पढ़ना है, मतलब 2 into 2 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स। और बाकी जो 5 डेज है उसमें आपको कितना घंटा पढ़ना है डेली? अभी देखो ना, कोई भी लेक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको एक अराउंड चलो 5 घंटा तो मिलेगा। 5 घंटा, चलो मैं दिवाली में ज्यादा नहीं बोलता, 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स, नॉट 7 आवर्स। कुछ लोग को 7-8 आवर्स पढ़ना है, जिनका बहुत बैकलॉग बचा है भाई, 7 to 8 आवर्स पढ़ना है। जिनका बहुत बैकलॉग बचा है उनको कितना पढ़ना है? 7 to 8 आवर्स। बहुत बैकलॉग जिसको, हाँ चलो कोई यश बोला है कि सर 10 घंटा पढ़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ ले भाई। ऐसा समझ ले कि भाई ये दिवाली तुम्हारा सेफ गार्ड है, मतलब दिवाली यूज करो। ये 7 दिन का वेकेशन ऐसा मिलता नहीं है भाई किसी को। मिल रहा है, यूज करो अभी। जिंदगी में यही 1.5 साल है, 1.5 साल में अच्छा करोगे, बहुत ऊपर जाओगे। उसके बाद 1.5 साल के बाद हर एक ईयर आप दिवाली आराम से मना सकते हो भाई। जो भी कॉलेज में जाओगे ना, वहां पे इतनी मजा करोगे, कहीं पे भी घूम रहे हो, दिवाली एक्चुअल रूप में आप मना सकते हो बाद में। ठीक है, तो 5 डेज जो है, अब 5 डेज जो है वो 5 into 6 आवर्स। चलो 5 into 5 आवर्स तो 25 आवर्स। तो 25 आवर्स है और 4 आवर्स है, तो आपको बेसिकली कितने मिलने वाले? एक अराउंड 30 आवर्स पकड़ते, 30 आवर्स एक एवरेज के लिए। तो मैं यहाँ पे एक ये कर लेता हूँ आपको। ठीक है, सब यहाँ पे देखो, आपको मिलने वाले एक नॉर्मल नॉर्मल स्टूडेंट जो है, नॉर्मल नॉर्मल मतलब जो ज्यादा नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा पकड़ता हूँ, पूरे दिवाली वेकेशन में यू आर गोइंग टू गेट 30 आवर्स। कितना मिलने वाला आपको? 30 घंटा। जिसने बहुत बैकलॉग बचा है, जिसका बहुत बैकलॉग है, ठीक है, वो 30 आवर्स को आपको और 2-2 घंटा बढ़ाने पड़ेंगे।
आपको 40 to 45 आवर्स करने पड़ेंगे। 40, चलो 40 आवर्स कर लेते हैं, जिसका बहुत बचा एटलीस्ट 40 आवर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 40 to 45 आवर्स। अब इसमें गाइस, इसमें क्या करो पता है, इसमें मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मुझे बता सब चीज आपकी एक साथ सही होगी क्या? क्या मुझे बता सब चीज आपकी सब एक साथ सही होगी क्या? नहीं होगी। तो आपको कोई भी दो सब्जेक्ट पकड़ने जिसको एकदम स्ट्रांग बनाना है, कोई भी दो सब्जेक्ट, कोई भी दो सब्जेक्ट पकड़ो, उसको स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। कोई भी दो सब्जेक्ट, किसको स्ट्रांग स्ट्रांग बनाओगे आप? मैं सबसे पहले चीज लिखता हूँ गाइस, इन इन दिनों में आपको सबसे पहले स्ट्रांग बनाना है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो केमिस्ट्री आपका होना ही चाहिए स्ट्रांग। देखो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, देखो मैं फिजिक्स का, देखो मैं बोल सकता था कि सर फिजिक्स स्ट्रांग बनाओ भाई, तुम लोग फिजिक्स स्ट्रांग बनाओ, नहीं, मैंने क्या बोला, केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री बोरिंग होता है। कोई भी इंजीनियर हो, इंजीनियर को तो ऐसा लगता है केमिस्ट्री पढ़ क्यों रहे जिंदगी में, लगता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों लोगों के लिए पहले केमिस्ट्री स्ट्रांग बनाओ। तो मैं तो बोल रहा हूं आपको हाफ टाइम, ठीक है, आपको हाफ टाइम, आपका जो हाफ जो बचा हुआ टाइम है उसमें हाफ टाइम केमिस्ट्री को डालना है, हाफ टाइम केमिस्ट्री को डालना है, इधर भी हाफ टाइम केमिस्ट्री को डालना है, केमिस्ट्री को डालना है हाफ टाइम, मतलब 15 आवर्स केमिस्ट्री को डाल दो भाई, हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार बात करता हूँ, ऑर्गेनिक का अपना जीओसी खत्म हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गया। केमिस्ट्री का लेक्चर भी बचा है क्या कोई? अभी ये जो आगे के 3 दिन में कोई केमिस्ट्री का लेक्चर है, सैटरडे वगैरह, सैटरडे संडे वगैरह कोई? चलो आप एक काम करो गाइस, एक काम करो, पहले ना जो भी ऑर्गेनिक का पार्ट है, पूरा का पूरा जो रोहित चौटे सर का ऑर्गेनिक का पार्ट है ना, वो एक बार आप ना फास्ट ट्रैक में देख लो, फास्ट ट्रैक में। फिर जैसी दिवाली खत्म होती है, मैं एक रिवीजन लेक्चर, 2 रिवीजन लेक्चर रखूंगा, ठीक है, 2 रिवीजन लेक्चर रखूंगा, जो भी आपने दिवाली में पढ़ा है ना सर, उसको पूरा कंसेप्चुअली वापस जोड़ देंगे, चलेगा? मतलब सपोज आपने लेक्चर्स देखे, तो आफ्टर दिवाली पूरा कंसेप्चुअली जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, कंसेप्चुअली जोड़ने का काम करेंगे। मतलब अब आपके हिसाब से देख लो, 1.5x 2x स्पीड से फटाफट फटाफट देखते जाओ, और फिर उन्हीं उसी के ऊपर 2 या 3 लेक्चर रखेंगे, जो जो सिर्फ रिवीजन होगा आपका, सिर्फ रिवीजन, ओनली रिवीजन। मतलब रिवीजन मतलब पूरा का पूरा कंसेप्चुअली वापस आपको केमिस्ट्री जोड़ देंगे, तो आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग बना जाएगा, मतलब केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग बनेगा। देखो आपको फिजिक्स से स्ट्रांग केमिस्ट्री बनाना है, फिजिक्स से स्ट्रांग केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स आपको मार्क्स देगा, केमिस्ट्री आपको बहुत ज्यादा मार्क्स देगा, बहुत ज्यादा मार्क्स, ठीक है गाइस? और और अब जो बचा हुआ टाइम है, ये बचा हुआ टाइम में कुछ टॉपिक्स आप चूज कर लो, ठीक है, कुछ टॉपिक्स आप चूज कर लो। जैसे फिजिक्स एंड मैथ्स बचा है, तो फिजिक्स में मुझे बताओ, फिजिक्स में आपको भी हीट एंड थर्मो तो अभी चालू है राइट? हीट एंड थर्मो कुछ है क्या? हीट एंड थर्मो कुछ है क्या? नहीं है राइट? तो आपका मुझे लगता है कि आपका फिजिक्स में लेट्स से वर्क एनर्जी पावर में आपको प्रॉब्लम आता होगा राइट? वर्क एनर्जी पावर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, डब्ल्यूईपी, वर्क एनर्जी पावर, राइट, एंड सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, और कुछ टाइम तक सर्कुलर मोशन। बस इस दो टॉपिक को कर लो यार, अच्छा मतलब। और चाहिए तो आपको जेवाईसी के वीडियो से देख लो, इसको जेवाईसी के वीडियो से देखोगे तो फास्ट देखा जाओ, फास्ट देखेंगे आप। हीट एंड थर्मो तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, देखो फिजिक्स आपको कैसे अच्छा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? आफ्टर दिवाली हीट एंड थर्मो चलने वाला है कि नहीं, मुझे बताओ। आफ्टर दिवाली 1 महीना हीट एंड थर्मो चलेगा, पूरा नवंबर। तो नवंबर में इवन आपका मैकेनिक्स वीक होगा, तो आप मैकेनिक्स के आप मैकेनिक्स स्ट्रांग बना 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 सकते हैं आप। 1 महीना तो है ना, तो वो तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, मतलब फिजिक्स को कैसे स्ट्रांग बनाना है वो आपको बता दूंगा ना बाद में, क्या फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी मैंने आपको बोला था हम लोग बात करेंगे, तो गाइस इस वाले, इस पूरा दिवाली वेकेशन में आप कौन सा सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाओगे? केमिस्ट्री। किसको स्ट्रांग बनाओगे गाइस? केमिस्ट्री को। और जब हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट होगा,
तो जो पूरा नवंबर का महीना है, नवंबर का महीना मतलब आफ्टर दिवाली का वेकेशन है, उसमें हम फिजिक्स को स्ट्रांग बना देंगे, तब फिजिक्स को स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे यही बताना था कि अभी इस दिवाली वेकेशन में आप फिजिक्स को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, फिजिक्स अपना चल रहा है, थोड़ा बहुत फिजिक्स को टाइम दो, वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दो, चाहे तो वो लेक्चर्स फटाफट 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 वापस देख लो, इसको स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, तो फिजिक्स को जितना कम टाइम दे सकते हो उतना कम टाइम दो, सबसे ज्यादा टाइम दो मैथ्स केमिस्ट्री को। अब कुछ कुछ लोग का गाइस बेसिक मैथ्स वीक है, कुछ कुछ लोग का बेसिक मैथ्स वीक है, बेसिक मैथ्स, उनको बेसिक मैथ्स ही नहीं आता। अब मैथ्स का कैसा होता है ना गाइस, बेसिक मैथ्स में समझो देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिगो को थोड़ा सा स्ट्रांग बना के रखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी स्टार्ट हुआ है, राइट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कुछ कुछ लेक्चर्स अभी हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, क्योंकि आतिफ सर उसके बाद उसको वापस कंटिन्यू करेंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करो, जिससे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अच्छा हो जाए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अच्छा कर दो, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब आपका नवंबर मंथ निकल जाएगा, फिर जो अलजेब्रा में बचे हुए चैप्टर्स है, पीएनसी, बायोनोमियल, ये जो बचा कुचा चैप्टर्स है, वो आप नवंबर के टाइम में भी उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस, बराबर, सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह, राइट। तो अब मैं आपको एकदम सिंपल सा बात बताता हूँ, मुझे बताओ आपको अराउंड 15 to 20 आवर्स किसको देने हैं इस दिवाली वेकेशन में, 15 to 20 आवर्स किसको देने हैं, केमिस्ट्री को देने, किसको देने, केमिस्ट्री को देने, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक फिजिकल जो भी सब कुछ हुआ है उसके ऊपर आप दो। ठीक है, फिर बचा हुआ टाइम थोड़ा सा फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर एंड सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट पे दो। ठीक है, हीट तो अभी चालू हुआ है। ठीक है, तो जस्ट मेरा लेक्चर जो अगला लेक्चर मेरा स्टार्ट होगा उसमें मैं रिवीजन तो कर ही दूंगा, उसके पहले हीट एंड थर्मो फटाफट देख के बैठ जाओ, कोई पंगा नहीं, हीट एंड थर्मो। तो फिर नवंबर आफ्टर दिवाली जो नवंबर के 20-25 डेज होंगे उसमें हम फिजिक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, मतलब फिजिक्स का जो पिछले वाला चीज अपन स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है गाइस, और मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग बनाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितने लेक्चर्स हुए उसको स्ट्रांग कर लो, बस इतना कर लो, इतना ही आपके पास टाइम है। ठीक है, और दिन में लेट्स से आप दिन में 5 घंटा बैठ रहे होंगे, ठीक है, तो दिन में 5 आवर्स आप बैठ रहे होंगे, तो 3 आवर्स केमिस्ट्री, 2 आवर्स कोई और फिजिक्स या मैथ्स, तो 3 आवर्स आपको केमिस्ट्री को देना है, 2 आवर्स आपको फिजिक्स या मैथ्स को देना है, एक एक घंटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कि आज आज क्या कर लिया डे 1, ठीक है, फर्स्ट डे को आपने 3 आवर्स केमिस्ट्री को दिया, इसको दिया फिजिक्स को दिया 2 आवर्स, ठीक है, सेकंड डे पे क्या करोगे, 3 आवर्स वापस केमिस्ट्री को दोगे, और ये 2 आवर्स यहाँ पे फिजिक्स को दिया है ना, अब यहाँ पे मैथ्स को दो, फिर वापस थर्ड डे पे केमिस्ट्री को 3 आवर्स दिया, तो केमिस्ट्री को रोज देना है आपको 3 घंटा, जिन लोग का बैकलॉग ज्यादा बचा 3 से 4 घंटा दो, समझ में आ रहा है, इनको 10 घंटा बैठा है तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। ठीक है, इतना करके आओ गाइस। ठीक है, और आफ्टर दिवाली नो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स बैठना है, लाइव लेक्चर्स के बाद रिकॉर्डिंग देखनी है, बट लाइव लेक्चर्स डायरेक्टली बैठना है, तो आप एक भी लेक्चर मिस नहीं करोगे। फिजिक्स का कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से खत्म करो तो मैथ्स भी आपका सॉर्टेड हो गया, फिजिक्स भी आपका सॉर्टेड हो गया, केमिस्ट्री तो आप अभी कर ही रहे हो, केमिस्ट्री में इतना सारा चीज है, जो केमिस्ट्री पूरा का पूरा इसमें करोगे तो केमिस्ट्री में भी कोई बैकलॉग लेक्चर मतलब लाइव लेक्चर ही आप बैठते जाओगे। ठीक है गाइस, चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं अपन। बाय गाइस। ये समित हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय गाइस।